हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, स्पेशली साई सिल्क्स पर, जो कि हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में। और इसका जो कॉन कॉल वाला वीडियो है, आई एम रियली सॉरी, वो मुझे बीच में बंद करना पड़ा था ड्यू टू हैवी रेन्स। और उसके कुछ ही देर बाद में लाइट्स भी जा चुकी थी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है आज मैं आपके इस वीडियो में कवर कर दूंगी। बारिश आज भी है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाऊँ ताकि और डिले ना हो। सो हम शुरू करेंगे। तो हमने हमारे 10th क्वेश्चन पे छोड़ा था, अभी हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमारा आई थिंक कुछ सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था जिसमें एक वर्ड था प्रोडक्ट पोजिशनिंग। उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट था क्वेश्चन से। मैं उसको ठीक कर देती हूँ आपके लिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज़ कि आप मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर के दिमाग में अपनी क्या इमेज छोड़ रहे हो। मतलब कि बेसिकली साई सिल्क सुन के अगर आपको साड़ी का याद आ रहा है, साड़ी का नाम याद आ रहा है कला मंदिर सुन के, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो ये छोटा सा मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे याद नहीं आया और एकदम से मैंने उसको किसी और रिलेट कर दिया था। अभी हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। So, 11th question is, how long does it take for a new store to mature? और मतलब कि बेसिकली ये क्वेश्चन है। मैं आपको इसको समझाती हूँ क्या है। रियली सॉरी। आपका कोई भी अगर आप नया स्टोर खोल रहे हो तो उसको मैच्योर होने में कितना टाइम लग रहा है। मतलब इसका है कि स्टेबल होने में और एसएसजी का जो कैलकुलेशन करते हैं, एसएसजी कैलकुलेशन में उसको काउंट करने में कितना टाइम लगता है, कितने वक्त बाद में एसएसजी में कैलकुलेट होते हैं ऐसे स्टोर्स। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बताता है कि सपोज अ स्टोर ओपन्स इन अगस्त 2023, यानी एक स्टोर जो है अगस्त 2023 में ओपन हुआ है। तो दैट फर्स्ट ईयर, ये जो पहला साल है मार्च 24 तक, वी डू नॉट काउंट इट फॉर एसएसजी, यानी कि हम उसे एसएसजी में काउंट नहीं करते हैं जिस साल हमारा स्टोर खुला है। वी कॉल दिस एज ओपनिंग ईयर, हम इसे ओपनिंग ईयर खोलते हैं। जैसे कि ईयर ज़ीरो, उसकी एज होती है ईयर ज़ीरो। देन नेक्स्ट फुल ईयर जो कि 23 में ओपन हुआ, 23 में उसको काउंट नहीं करेंगे। देन 24 विल बी द बेस ईयर, जो नेक्स्ट ईयर है वो बेस ईयर होगा उसका। देन जो भी 26 आ गया, सॉरी एक मिनट, 23 में ये लोग ओपन कर रहे हैं तो वो ओपनिंग ईयर है। देन 24 में उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। देन 25 में वो उसका पहला साल होगा। ओपन करने के बाद में एक साल बेस ईयर। देन जो थर्ड ईयर है, ओपनिंग के बाद में जो थर्ड ईयर है उससे वो लोग काउंट करते हैं और फिर वो उसका ईयर 1 बनता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑनवर्ड्स, मतलब जिस साल से उसका बेस ईयर के बाद वाला अगला जो साल है, दैट स्टोर इज इंक्लूडेड इन एसएसजी कैलकुलेशंस, फिर उसे एसएसजी कैलकुलेशन में काउंट किया जाता है। On an average, it takes about 13 to 20 months एक स्टोर को लगता है for a store to mature, settle down and show some stable performance। मतलब कि 13 से 20 महीनों का वक्त लगता है एक स्टोर को मेच्योर कैटेगरी में आने का। एवरी अप्रैल 1, हर साल के जो अप्रैल 1 है, दे रिव्यू ऑल स्टोर, सारे स्टोर्स को रिव्यू किया जाता है। जो नए हैं उन्हें नहीं लिया जाता है, बट जो अभी है कि 2-3 साल से स्टेबल हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहला ओपनिंग ईयर, फिर बेस ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर से उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो 1 अप्रैल से जो मैच्योर हो गए हैं उन्हें काउंट किया जाता है फॉर एसएसजी। ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन था किसी इन्वेस्टर का। ये था मतलब इनकी मेच्योरिटी का प्रोसेस। तो इट्स अ प्रोसेस, अभी इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। मतलब अगर इसको ऐसे कैलकुलेट किया जा रहा है तो कंपनी के ऊपर है, कंपनी कैसे कैलकुलेट करिए। बस ये है कि देयर ऑल स्टोर्स शुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन एसएसजी, बस इतना सा ही कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन करेंगे हम लोग। What is the SSG growth of stores that are already mature, जो mature हो चुके हैं, यानी कि जिनका वक्त 20 महीनों से ज़्यादा का हो चुका है। And what about stores that are younger, जो कि उससे कम के जो stores है जिनकी एज थोड़ी कम है, उनके बारे में फिर उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैनेजमेंट बताता है
मैच्योर स्टोर्स आर 53 आउट ऑफ 69 टोटल्स, क्योंकि जिस दिन कॉन कॉल हुआ था उस दिन तक उनके पास में 69 स्टोर्स थे। और वैसे भी उसके बाद में जो 2-3 स्टोर्स खोले गए हैं 70 और 71st, सो वो वैसे भी इस वाले क्वार्टर में काउंट होंगे। पिछले क्वार्टर का अगर हम देखें तो मैच्योर स्टोर्स जो हैं 69 में से 53 जो है मैच्योर स्टोर्स हैं, और दे गेव अस 29% ऑफ SSG इन क्वार्टर वन में उनके पास में टोटल 29% SSG था। सो ओल्ड स्टोर्स आर ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली, ये सब मैनेजमेंट बता रहा है। मोस्ट ऑफ अनमेच्योर स्टोर्स आर इन तमिलनाडु ओनली, मतलब कि ज़्यादातर तमिलनाडु में है इमेच्योर स्टोर हम कह सकते हैं। सिंस दे ओपनड एट डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि वो अलग अलग वक्त पर ओपन किए गए हैं, इट्स हार्ड टू कंपेयर देयर सेल्स ग्रोथ फेयरली, यानी कि अभी वो उसको कैलकुलेट नहीं करे जितने भी नए स्टोर्स हैं, क्योंकि सबको अलग अलग टाइम पे खोला गया है। सो जैसे ही इनका ओपनिंग ईयर और बेस ईयर कंप्लीट होगा, थर्ड ईयर से ये लोग उसको अप्रैल 1 से काउंट करना शुरू कर देंगे। फिर ये कुछ एवरेजेस बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ऑन एवरेज, यानी एक एवरेज के हिसाब से जो नए तमिलनाडु स्टोर्स है, न्यू तमिलनाडु स्टोर्स आर डूइंग INR 29,000 सेल्स पर स्क्वायर फुट। ये एनुअलाइज्ड है, पूरे साल में एक स्टोर जो है तमिलनाडु का, जो नए स्टोर्स है, ऑन एन एवरेज वो INR इंडियन रुपीज़ में 29,000 की सेल्स कर रहे हैं, वेयर एज पर स्क्वायर फुट, हाँ पर स्क्वायर फुट। सो वेयर एज द कंपनीज एवरेज इज अराउंड, मतलब एक जो एवरेज स्टोर इनका है वो देता है INR 45,000 पर स्क्वायर फुट, और तमिलनाडु इज एक्सपेक्टेड टू डू मोर देन INR 45,000 स्क्वायर फीट, क्योंकि ये थोड़े से तमिलनाडु इनके लिए आई थिंक ये ज़्यादा हम कह सकते हैं सेल्स वाला, ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला एरिया है। सो ये तमिलनाडु वाले स्टोर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग देंगे, मतलब जो स्टोर से वो देंगे INR 50,000 पर स्क्वायर फुट एनुअलाइज्ड। सो विच इज़ गुड आई गेस, अगर 50,000 तक दे रहे हैं, अगर ये लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो पहुंच भी जाएंगे आने वाले कुछ सालों में तमिलनाडु के स्टोर्स। As new stores improve productivity, not only will turnover rise but profits will grow even faster, यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी दे रहे हैं जो नए स्टोर्स हैं तो टर्नओवर तो बढ़ेगा ही, प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे, लाइक ग्रो इवन फास्टर, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। If we were to take a 15% increase in turnover this year, for which in fact we have already recorded 7.5% increase by the first quarter itself, यानी यहाँ पे मैनेजमेंट कहता है अगर हम पूरे साल के लिए 15% इंक्रीज़ लें टर्नओवर के लिए, सो उसमें से हम लोग 7.5% ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में हो चुका है 7.5% ऑलरेडी, जो 15 साल सॉरी पूरे साल का 15% टारगेट है, उसमें से 7.5 इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है। देन वो एक एग्जांपल देके समझाते हैं। अब हम चाहे तो इसको एक साइन भी समझ सकते हैं, बट उन्होंने यहाँ पे इफ़ का यूज़ करके बोला है, तो इट्स लाइक कि दे आर कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं या फिर एक एग्जांपल देके बोल रहे हैं, बट सुनिए क्या कहते हैं वो। So for a 15% turnover, if we repeat the same turnovers for the same financial in the balance quarters, which are 3 quarters, obviously the PAT would be in the range of about INR 130 CR, and increase would be 30% over the last year। यानी कि ये बोलते हैं हमने जो 15% का जो टारगेट पकड़ा है, अगर जैसे उन्होंने बताया कि ऑलरेडी हम ये एक क्वार्टर में कर चुके हैं 7.5%, विच इज़ जस्ट हाफ ऑफ 15%, तो इफ़ वी रिपीट द सेम टर्नओवर, मतलब आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम जो सेम टर्नओवर रिपीट कर रहे हैं 7.5% का, सो फॉर द बैलेंस 3 क्वार्टर्स तो हमारा पैट जो है बढ़ेगा। दैट मीन्स 7.5 अगर आप 4 बार जोड़ोगे तो इट विल बी 30%, यानी कि 30% की ग्रोथ का ये यहाँ पे अंदाज़ा दे रहे हैं। अब हम पे डिपेंड कर रहा है, हम इसे अज्यूम कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे इन्होंने इसे इफ़ बोल के बोला है तो यानी हम एग्जाम्पल की तरह ही लेंगे, अजम्पशन की तरह ही लेंगे, बट
क्योंकि 7.5% वाला फैक्ट है जो उन्होंने बोला है, 7.5% हम ऑलरेडी इस क्वार्टर में रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो एक चीज़ और यहाँ पे सोचने वाली है। मैंने आपको बताया था क्वार्टर वन में थोड़ा सा, क्योंकि शादियों का सीज़न नहीं है तो इतना बिजनेस इनका बूस्ट नहीं करता है, अच्छा नहीं चलता है। अच्छा इन द सेंस मेरा मतलब वो नहीं है कि एकदम बंद हो गया है, समथिंग लाइक दैट। बस ये है कि थोड़ा सा कस्टमर फुटफॉल नहीं है और सेल्स नहीं होती है इतनी। तो अगर ऐसा पीरियड जहाँ पे कम सेल्स है या फिर इन्होंने कम अचीव किया है ऑल ओवर सेल्स में, हालांकि जो Q1 अगर हम YOY से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल अगर ऐसा जो पीरियड है जिनमें इनकी सेल्स इतनी खास अच्छी नहीं है, बट स्टिल इन्होंने 7.5% का जो है एक हम कह सकते हैं इंक्रीज़ रिकॉर्ड किया है। तो आने वाले जो क्वार्टर्स है उनमें थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा हो सकता है। मतलब हो सकता है एक क्वार्टर खुद ही 15% दे दे या फिर 10% तक भी अगर मैं मिनिमम लेके चलूँ फॉर क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 2, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा इनके हाई सेलिंग वाला सीज़न है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। सो मे बी ये जो है 7.5% इंक्रीज़ हो, मैं अज्यूम कर रही हूँ बस, हो सकता है इंक्रीज़ हो। क्योंकि डिक्रीज़ तो देखो डिक्रीज़ के चांस थोड़े कम है, ऑलरेडी इनका सीज़न है। तो 7.5% भी अगर लेके चलो मिनिमम में, तो ये बोलते हैं कि 30% जो है हमारा इंक्रीज़ होगा और पैड जो है हम 130 CR तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। When the productivities are increasing in the stores, the profitability percent also improves beyond the turnover percent, यानी कि जो सेल्स परसेंट है उसके मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी की जो परसेंट है वो भी इम्प्रूव होते चले जाएंगे। सो ठीक है, अगर ये 30% का इन्होंने हालांकि एज्यूम किया है, ये हम थोड़ा सा अगर अजम्पशन पे छोड़ दो तो भी हमारे पास 7.5% का एक वो रहता है कि हाँ इन्होंने ऑलरेडी 7.5% एक क्वार्टर में किया है। सो फॉर दैट हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो इनके ऑलरेडी सीजन है Q2 एंड Q3, वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बेटर अचीव हो। सो आई रियली विश अगर होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था 29% इज़ अ अनयूजुअल SSG। ये बैलेंस होकर के मतलब आपके पास में 4 to 5% रहेगा जो कि एक हेल्दी और यूजुअल SSG है। सो इट्स लाइक अगर ठीक है SSG भी बैलेंस होता है, प्लस इन्होंने अगर 7.5% किया है वो भी अगर कंटिन्यू रखते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड। मतलब कि पिछले साल से बेटर हो, पिछले साल से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अगर जनरेट कर रहे हैं। देखो 130 का पैट इन्होंने पहले भी एक बार क्रॉस किया है लास्ट टू लास्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 24 में। सो आई एम रियली विशिंग कि अगर 130 तो है ही, अभी अगर इन्होंने बोला है तो 130 तो लाइक लीस्ट पे है ही एक्सपेक्टेड। बट अगर 130 से ऊपर जाता है देन एक हम कह सकते हैं इम्प्रेसिव ग्रोथ होगी फिर वो। ओके सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे विच इज़ 13th क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी वेडिंग डेज आर देयर इन Q2 FY26 वर्सेज Q2 FY25 एंड व्हाट अबाउट फेस्टिवल्स, यानी कि जो पिछले साल का Q2 था FY25 का और अभी जो Q2 ये चल रहा है तो इसमें कितने वेडिंग डेट्स हैं। सो ये Q2 के बारे में बताते हैं। Q2 FY25 हैड अबाउट 18 वेडिंग डेज, यानी कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 18 वेडिंग डेज थे, लेकिन अभी इस क्वार्टर में Q2 में FY26 में अबाउट 21 to 22 वेडिंग डेज हैं। यानी कि दशहरा यानी कि इस बार थोड़े से चार दिन ज़्यादा हैं इन्होंने बताया है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है दशहरा विल बी अर्ली दिस ईयर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स दैट वी हैव फॉर Q2, यानी कि Q2 में ऑलरेडी इन्होंने बताया कि 20 से 22 वेडिंग डेज भी हैं और दशहरा भी है जो इस बार जल्दी आ गया है। इस बार आई थिंक दिवाली भी थोड़ा जल्दी है, तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर देयर बिजनेस, यानी कि Q2 जो भी चल रहा है उसमें ही they can cover a good profit too and revenue too. सो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन हम देख सकते हैं कि हाँ ऑलरेडी इन्होंने बताया Q2 जो भी चल रहा है उसमें हमारे पास में 20 से 22 वेडिंग डेज हैं। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये अगेन टैक्स से रिलेटेड है, मैं आपको बताती हूँ। अबाउट द इनकम टैक्स प्रोविजन वी डिस्कस लास्ट क्वार्टर एंड द प्रमोटर्स टैक्स इशू ऑफ rupees 58 CR. So why did this happen
एंड आर यू टेकिंग स्टेप्स टू अवॉइड सच मिस्टेक्स इन द फ्यूचर। सो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो पिछले क्वार्टर में मतलब हमारे आपने जो टैक्स के बारे में बताया था विच वॉज Q4 ऑफ FY25, और जो प्रमोटर्स की साइड से 58 CR एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। वो क्यों हुआ था एंड उसके लिए आप लोग अभी क्या स्टेप्स ले रहे हो ताकि वो चीज़ अवॉइड हो सके फॉर फ्यूचर। यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो चीज़ बोलता है वो ये है कि द टैक्स रेट वॉजन जस्ट ऑन साई सिल्क्स, यानी कि जो टैक्स रेट था वो सिर्फ साई सिल्क्स पर नहीं था, द इंटायर रिटेल इंडस्ट्री वॉज रेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी कि इस पूरे पीरियड में जो पूरी रिटेल इंडस्ट्री है उसको रेट किया गया था, टेक्सटाइल रिटेल इंडस्ट्री। सो इट वॉजंट बिकॉज ऑफ एनी बिग ओवर डूइंग बाय द कंपनी, सॉरी रॉन्ग डूइंग बाय द कंपनी, यानी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा दिक्कत है या फिर कुछ घोटाला वगैरह वाली चीज़ है आप अगर बोलो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत किया था कंपनी ने। इन द कंपनीज बुक्स नो मेजर इश्यूज वर फाउंड, यानी कि बुक कीपिंग के रिगार्डिंग कोई बड़े दिक्कतें जो थी सामने नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है। ओनली फ्यू इश्यूज लाइक सम एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, जो कि इन्होंने सैलरी एडवांस में दे दिया था, were treated डिफरेंटली एंड देन टैक्सड। जो एडवांस में सैलरी दिया गया था उसे थोड़ा सा अलग तरह से इनकम टैक्स वालों ने ट्रीट किया था और उसे फिर टैक्स में मतलब उस पर टैक्स लगाया गया था। कंपनी यहाँ पे हमें एश्योर करती है नथिंग सीरियस इन बुक कीपिंग और कंप्लायंस, कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ, मतलब नथिंग सीरियस। On the promoter side, promoters have appealed on the issue and then they will take care of those issues, and that the company is not affected at all by that. अभी ये तो एक कंपनी से रिलेटेड था ये एम्प्लॉयज़ वाला, बट उसके अलावा जो प्रमोटर्स वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे हमें वापस एक अश्योरेंस मिलता है कि प्रमोटर्स उस इशू के लिए दे हैव ऑलरेडी पेड, और इसके जो प्रमोटर्स के साइड का इशू है उसका कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रमोटर्स हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट दैट, मतलब जो 58 CR का एक टैक्स ओवर पे है, उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, दे कैन पे दैट। प्रमोटर्स हैव कन्फर्म दैट दे आर नॉट गोइंग टू रेज एनी मनी, कोई भी पैसा उधार पे हम नहीं कह सकते लेंगे, या फिर बाय इधर सेलिंग और प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स, यानी कि कोई भी शेयर्स जो प्रमोटर्स के पास में है उसे सेल करके या फिर उन्हें प्लेज करके भी कोई मनी उधार पर लेकर इसे नहीं चुकाया जाएगा। जैसे कि उन्होंने बोला प्रमोटर्स हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट दैट, दे आर बीइंग मोर केयरफुल नाउ सो दैट इवन सच स्मॉल इश्यूज डोंट हैपन अगेन, यानी कि यहाँ पे हमें कंपनी अश्योर कर रही है कि ये जो टैक्स का दिक्कत है या जो कुछ भी ओवरहैंग हुआ है टैक्स का, दिस वॉन्ट गेट रिपीटेड। हाँ, हम ये अभी हम श्योर रह सकते हैं, मतलब कि हाँ कंपनी अगर अवेयर है इन सब, देखो गलती किसी से, ऐसा नहीं कि गलती किसी से नहीं होगा, बट इट्स लाइक कि अगर आप वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहे हो एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट एंड यू आर अपोलोजाइजिंग इट टू, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब होता रहता है ऐसे कंपनीज में इश्यूज आते रहते हैं। इट्स नॉट लाइक एनी नेगेटिव पॉइंट, कोई भी सब नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है कंपनी पे इसके रिगार्डिंग, इट्स जस्ट दैट कि ये हुआ और ये ख़त्म भी हो चुका है, अब इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन उस पर मूव करूँगी। विच इज़ 15th क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन है योर स्ट्रेंथ इज़ साड़ीज़, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है साड़ी, जो आपका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, बट यू आर ऑल्सो गेटिंग इन टू अदर प्रोडक्ट्स, आप अलग और भी प्रोडक्ट्स में जा रहे हो, एंट्री ले रहे हो। वॉट डिफ्रेंसिएशन आर यू ऑफरिंग इन दोज, आप उसमें ऐसी क्या अलग चीज़ या ऐसी कोई क्या अलग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उन सारे प्रोडक्ट्स में, एंड वाई डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव, विल यू सक्सीड, मतलब कि आपको क्या लगता है आपकी साइड से एक अच्छा डिसीजन है क्या, एक अच्छा स्टेप है क्या, और क्या आप इसमें सक्सीड होगे, जो आपका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो,
सो इट्स ऑल अबाउट दैट। फिर मैनेजमेंट जो इन सब चीज़ों पे बोलता है वो ये है, ओके, इन साउथ इंडिया विच आर, मतलब साउथ इंडिया मतलब ये रेफर कर रहे हैं, बट मेजरली जो 4 स्टेट्स हैं इनके, विच इज़ AP, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो यहाँ पे बताते हैं साड़ीज आर नंबर 1 चॉइस फॉर वेडिंग्स एंड सेलिब्रेशन। फॉर द फीमेल साड़ी इज़ देयर फर्स्ट चॉइस फॉर वेडिंग्स, एंड दैट्स वाई साड़ी रिमेन आवर मेन प्रोडक्ट। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो साड़ी रहेगा। Q1 परफॉर्मेंस प्रूव्ड इट्स साड़ीज ड्रोव ग्रोथ बिकॉज ऑफ वेडिंग डेट्स, यानी कि Q1 में अभी जो आपका रिजल्ट आया है ये आपको क्लियर कर देता है कि साड़ी ने जो है इनके सेल्स को बढ़ाया है, क्योंकि अभी Q1 में थोड़ा सा वेडिंग डेट्स का शुरुआत नहीं हुआ है, बट अभी जैसे Q2 में हो गया, इन्होंने क्लियर किया है। सो अभी जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं। सो बाद में जो इन्होंने एक पॉइंट और बताया, all brands of us target different customer groups which is luxury, mid range and budget, यानी कि जो इनके different customer groups है, customer groups in the sense जो इनके formats है, जो 4-5 formats हैं इनके, जो ये जो हैं अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग एरिया को टारगेट कर रहे हैं। बट इसमें अब एक चीज़ आप देखो तो अलग अलग एरिया कैसे हुआ, मतलब ठीक है कला मंदिर इज़ लाइक अफोर्डेबल वन, देन वल्ली सिल्क्स इज़ इवन मोर अफोर्डेबल, बट जो ऊपर के 2 ब्रांड्स हैं यानी कि वरमहालक्ष्मी एंड मंदिर, सो तो लाइक लग्जरी के लिए यू ऑलरेडी हैव वर्मा लक्ष्मी, एंड वाई देन यू आर हैविंग मंदिर ब्रांड, वो तो अल्ट्रा प्रीमियम वाली चीज़ है। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि मंदिर का मुझे कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज ऐसा है कि मंदिर कोई अलग ही ग्रुप ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रहा है। आप अगर लग्जरी के बेस पे अगर आप कर रहे हो, मतलब लग्जरी इन द सेंस कि लोगों की इनकम की बेस पे अगर आप उनको अलग अलग ब्रांड्स ऑफर कर रहे हो, अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफर कर रहे हो, सो यू हैव इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आप अगर इंट्रोड्यूस करते रहोगे, सो पीपल विल गेट कन्फ्यूज ओनली। तो ये मेरा एक छोटा सा है। Customer trust us because we don't do discounts or end of season sales in 95% of scenarios, यानी कि हम 95% ऑफ जो भी सेल्स होती है हमारी, उसमें हम कोई भी डिस्काउंट या फिर जो भी आपका सेल्स वगैरह है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर हमें ट्रस्ट करते हैं कि येस वी आर गेटिंग लाइक वेरी प्रीमियम क्वालिटी, क्योंकि अगर आप लाइक आप कहीं भी जाओ, अगर आपको कोई भी शॉपकीपर कह लो या कोई भी वेंडर है, अगर आपको कोई भी चीज़ 100 रुपये की बता के आप उससे अगर ज़िद बहस करके 20 रुपये में ला रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि हाँ ये भी आगे से 5 रुपये में ख़रीद के लाया है, तब ये मुझे 20 में बेच पा रहा है, या फिर ये शायद 10 या 15 रुपये में ख़रीद के लाया है तो ये मुझे बेच पा रहा है। तो एक वो एक जो चीप माइंडसेट है वो बन जाता है कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे जो है कस्टमर्स को 100% ट्रस्ट है कि हाँ ये लोग जो बेच रहे हैं दैट इज़ ऑफ प्रीमियम क्वालिटी और हैवीएस्ट मटेरियल बेसिकली। सो यहाँ पे एक चीज़ है, मतलब हाँ अगर प्रीमियम है तो फिर डिस्काउंट्स का कोई सेंस नहीं। जैसे वल्ली सिल्क्स है तो उसका इन्होंने नीश ही अलग कर दिया ना, दैट्स वेरी अफोर्डेबल साइड। तो वहाँ पे आप अगर सस्ते प्रोडक्ट भी बेच रहे हो तो कस्टमर को लाइक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आपने ये चीज़ उनको क्लियर कर दिया कि लाइक वी विल बी गिविंग यू ऑफर्स, और ऑफ़र वहीं होता है जहाँ अगले वाले को सस्ते में आया हो, या फिर हम कह सकते हैं इट्स लाइक बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं है उसके ऊपर और उसमें एक अच्छा मार्जिन ये लोग बचा सकते हैं। तो सेल में वही बिकता है जो बिका नहीं हो। सो इट्स लाइक दैट। सो ओके, देन ये बताते हैं, ये अच्छा पॉइंट है वैसे, रिपीट कस्टमर रेट इज़ 48 to 50%। कस्टमर्स कम एक मिनट वापस आपको एक्सप्लेन करती हूँ, 2 पॉइंट इसमें ऐड है तो मैं कंफ्यूज हो गई। रिपीट कस्टमर्स रेट इज़ 48 to 50%, ये एक पॉइंट है। सो बेसिकली इनके पास जितने आज अगर 100 कस्टमर आ रहे हैं उसमें से 50 कस्टमर्स ऐसे हैं जो वापस आएंगे आने वाले कुछ वक्त में, और कस्टमर्स कम बैक एंड बाय अगेन। तो ये एक इनका एक अच्छा चीज़, अगर आपके 50% कस्टमर वापस आ रहे हैं हर आई थिंक रिटेल में इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा रिटेल इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग वाला फील्ड है ना, हर कोई एक्सप्लोर भी करता है और ज़रूरी नहीं है सबको पसंद आ भी जाए जो प्रोडक्ट पर्टिकुलरली सेल हो रहा है।
It's like 50% is a good number. And then they say saris will stay the main product across all formats, but we are also trying to see and add the kurti, and एक और इन्होंने प्रोडक्ट बोला था, आई गेस मैंने लिखना भूल गई, बट इट्स ओके। कुर्ता कुर्ती, या फिर आप खुद से अज्यूम करना चाह रहे हो, ट्रांसक्रिप्ट में होगा ऑलरेडी। तो ऐसे कुछ जो डेली वेयर वाले हैं, जो प्रोफेशनल साइड वाले जो एपरल हैं, तो ये सेक्शंस ये लोग ऐड कर रहे हैं वेयर एवर पॉसिबल, जस्ट टू ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ द डिमांड एंड ट्रेंड इज़। यानी कि अभी हमने सिर्फ इनको ऐड किया है। सो आई गेस अगर ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में जो कि लाइक एक डेली वियर है या फिर एक प्रोफेशनल साइड है, अदर देन एथनिक एंड अदर देन लाइक देयर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए KLM इज़ द बेस्ट प्लेस आई बिलीव, क्योंकि इट्स वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि इन्होंने पहले से उसको अफोर्डेबल बनाया है। एंड इट्स लाइक उसका नाम ही है ना, KLM फैशन मॉल। अब मॉल में जाके आप इट्स लाइक कि देखो, फैशन मॉल सुन के दिमाग में आता है कि हाँ, नाम भी फैशन है, और इट्स लाइक कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लाइक एक लगा हुआ रहेगा, काफ़ी सारे पीसेज हैं, हम जाके कुछ भी उठा सकते हैं, एंड दे विल बी लाइक 1000 और 2000 का एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट रहता है। तो इट्स लाइक मॉल का यही ट्रेंड है। अगर आप कोई बड़े ही लाइक उसमें जा रहे हो, तो फिर आउटलेट में आप सोचते हो कि हाँ, यहाँ एक बड़ी प्राइस हमको शायद पे करनी पड़ेगी। फैशन मॉल इज़ लाइक कि हाँ, आपको मिल जाते हैं लाइक अफोर्डेबल। तो आई थिंक उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। KLM में आपके पास में इतनी डाइवर्सिटी, आप इतना एक्सपैंड कर सकते हो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब एवरीथिंग, यू कैन सेल एवरीथिंग लिटरली। अप्रैल में हर चीज़ आप सेल कर सकते हो और कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है, क्योंकि आपका उस ब्रांड का पर्पस ही है ये। बस ये है कि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो अभी तक। मैंने पहले ही बोला था KLM में बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। इट कैन बी लाइक ब्रांड लाइक जूडियो, विशाल मेगा मार्ट, लेकिन ठीक है अभी ये लोग नहीं इतना इंटरेस्टेड हैं, बट उसमें बहुत पोटेंशियल है। एज वी एक्सपैंड डीपर विद वर्मा लक्ष्मी सिल्क्स, क्योंकि हम वर्मा लक्ष्मी वाले फॉर्मेट को और एक्सपैंड कर रहे हैं, ज़्यादा फॉर्मेट हम वर्मा लक्ष्मी सिल्क्स पे बेस्ड खोल रहे हैं। द साड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफरिंग इज ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर, यानी कि वर्मा लक्ष्मी सिल्क्स की वजह से जो हमारा साड़ी वाला प्रोडक्ट ऑफरिंग है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये इनका कहना है। Once we complete our expansion in South India, or maybe once we start moving to the other geographies in the country, then probably the product diversification will take a major part. ओके, सो यहाँ तक इन्होंने अपना ये बता दिया है। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि साउथ इंडिया में हमारा एक्सपेंशन एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल ट्राई टू मूव इन अदर एरियाज और अदर स्टेट्स, देन प्रोबेबली द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन विल टेक अ मेजर पार्ट, यानी हमारा जो मेन कोर फोकस है फिर वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे होगा। बट ठीक है, मतलब मैं इस पॉइंट से डिसएग्री नहीं कर रही हूँ। इवन आई एम हैप्पी कि ये लोग अलग अलग स्टेट्स में जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं, बट इट्स लाइक कि कितने वक्त के बाद ये इम्पॉर्टेंट है जानना। मतलब आज अगर आप उसके बारे में प्लान कर रहे हो तो एग्जीक्यूट होते होते कई साल लग जाएंगे। इट्स लाइक दैट। बस ये एक छोटा सा कंसर्न है कि कितना वक्त, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने के लिए है मेरे पास में कि आपके पास में अगर ऑलरेडी आपके हाथ में है कि हाँ मुझे ये चीज़ खाना है, देन कितने देर वेट करोगे। चलो एक है कि आपके पास में कुछ है ही नहीं करने को, आपको एकदम शुरू से शुरू करना है, यू हैव KLM, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, या फिर ट्राई भी इन द सेंस ऑलरेडी आपका KLM चल रहा है तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। हाँ, आपका जो इशू है बीच में अभी जो डिस्टर्बेंस आया है, आई एम रियली ग्लैड कि ये लोग उस इशू पे काम कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। बट आई ऑल्सो होप कि ये चीज़ जल्दी हो जाए और आने वाले कुछ साल में जो KLM है वो एक प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बन जाए इनके लिए। इसके बाद इन्होंने कुछ कम्पिटिटिव एडवांटेज बताया है। Okay, so sarees for wedding are less affected by online shopping or new competitors, यानी कि साड़ी का जो शॉपिंग है। ओके, सो आप एक और चीज़ देखो, आप ना अगर कुछ खरीद रहे हो ऑनलाइन, सो आप कभी भी कितना भी आपका मन में चाहे कितना भी हो, आप चाहे कितना भी दूर हो, कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्शनल होगा, लेकिन आप हमेशा अगर कोई भी एथनिक चीज़ खरीद रहे हो तो आप प्रेफर करोगे मैं कोई भी शॉप पे जाऊँ या कोई भी आउटलेट पे जाऊँ और वहाँ पे
बाकायदा वो लोग जो सेल्स पर्सन हैं मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दें, देन मैं उसे ट्राई करूं और फिर ही परचेज़ हो, क्योंकि एथनिक वेयर में आप एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे होते हो। लाइक आई थिंक एक एवरेज भी अगर हम पकड़े तो 50,000 इज़ लाइक कि कोई भी एथनिक वेयर के लिए होता है। मैं एवरेज बता रही हूँ, हायर साइड पे भी बहुत जा सकता है, लोएस्ट तो खैर अब 5-6 हज़ार से नीचे तो आई गेस कुछ मिलता ही नहीं है। तो इट्स लाइक कि पीपल प्रिफर कि हम अगर कोई भी एथनिक या फिर कोई शादी वादी का शॉपिंग कर रहे हैं, सो वी शुड गो टू द ऑफलाइन स्टोर्स और आउटलेट्स एंड देन ट्राई एंड देन बाय। सो ये एक अच्छी इनके लिए कंपिटिटिव एडवांटेज हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग पे इनको एक नहीं मिलेगा। अगर कोई और अच्छा एक ऑनलाइन ब्रांड है जो साड़ियाँ वगैरह सेल कर रहा है तो इनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा बेसिकली। सो यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज है। वैसे ये सही बोल रहे हैं, साड़ी वाला जो है वो ऑनलाइन से अफेक्ट नहीं होता है। सो नेक्स्ट है देयर डीपर नेटवर्क ऑफ व्यूअर्स, यानी कि इनके जो व्यूअर्स है जो बुनाई वगैरह कर रहे हैं, जो हैंडीक्राफ्ट का बेसिकली जो कर रहे हैं इनके साड़ियों का काम, उनका एक इनके पास में अच्छा नेटवर्क है। सो इट इज़ लाइक इन्होंने फिगर्स भी दिए हैं, 2,500 से 3,000 जो है वीवर्स इनके पास में है। नहीं, वीवर्स आई गेस ज़्यादा, वीवर्स का नंबर नहीं दिया है, ये वेंडर्स का नंबर है। 3,000 तक इनके पास वेंडर्स है। वीवर्स आई गेस 4,000 और समथिंग है, मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में बताया। इनके इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में भी प्रोवाइडेड है नंबर। सो और इनके जो वेंडर्स है 100 से ज़्यादा सिटीज़ में हैं। तो आप हर सिटी से, मतलब इन एक एक वेंडर पे लोग रिलाई नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारे सिटीज़ में फैला हुआ है। सो ये जो इनका नेटवर्क है, अगर कोई भी नया कंपटीटर आता है तो उसे ये नेटवर्क बनाने में वक्त लगेगा बेसिकली। सो दे कंसिस्टेंटली ट्रैक what sells and what doesn't. They constantly track what sells and what doesn't, keep products fresh and add variety. So ये लोग ट्रैक रख रहे हैं कि किस चीज़ का हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा है, कौन सा जल्दी बिक जा रहा है, कौन सी चीज़ है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ अवेयरनेस। ये अवेयर हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके, जो कि मुझे एक्चुअली में सेटिस्फाई करा। देखो पर्सनली ना, मुझे जो कपड़ों वाला है इसमें ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैनेजमेंट अवेयर होगा लोगों की थिंकिंग को लेके, उनकी ऑडियंस क्या सोचती है, क्या समझती है, उनकी डिमांड क्या है, उतना बेटर ये कपड़ों वाला बिजनेस होता है। क्योंकि देखो एक सबसे बड़ी चीज़ आज की दुनिया है ऐसी कि अगर कोई भी चीज़ है किसी ने भी पहनी है, खुद पे अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ। खुद ने भले 4,000 का एक कुछ भी पहना है, कोई भी आउटफिट है, खुद का नहीं पसंद आएगा, और सामने वाले ने अगर 400 का पहना है और उस पर अच्छा लग रहा है, भले खुद पे अच्छा ना लगे अगर वो खुद ये चीज़ पहने तो, लेकिन देखा देखी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा है कि इनके जो ट्रेंड्स है, कपड़ों में जो ट्रेंड है बहुत जल्दी बदलते हैं, लाइक बहुत जल्दी, मुझे ऐसा दिखता है। जितना आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ो, आप अपने लोकल मार्केट में निकल जाओ, आपको 50 तरह के नए आउटफिट्स मिल जाएंगे। हालांकि ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं, थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा सा ही उसे चेंज कर दिया जाता है, बट इट्स लाइक इतने फैशन ट्रेंड्स है। सो ये जो चीज़ है, अगर इसका कोई भी कंपनी जो भी कपड़ों के बिजनेस में है बेसिकली, अगर वो इसका ध्यान रखे, अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर रिसर्च करने के लिए कोई टीम है ना, तो इट्स लाइक कि वहाँ पे एक अच्छा एज मिल जाता है कि आप कस्टमर को वही डिलीवर कर रहे हो जो उन्हें चाहिए है। सो आपकी सेल्स बढ़ती है। अगेन ये मेरा पर्सनल पॉइंट है जो मैं सोचती हूँ। मैं खुद को अज्यूम करती हूँ, अगर आज मुझे अगर एक ये कपड़ों को लेकर कुछ खोलना है या फिर एक कोई भी चेन इस्टेब्लिश करना है, कुछ भी एनीथिंग, तो कपड़ों को लेकर मैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखूँगी। आप खुद पे अज्यूम करके देखना, आपको खुद को इतने आइडियाज़ आएंगे और इतने सारे रिस्क भी दिखेंगे एंड द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक बार करके देखना, इंटरेस्टिंग लगता है। और आई थिंक एक बहुत अच्छा तरीका भी है, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उस कंपनी को ओन कर रहे हो, राइट। सो भले एक ना एक ही शेयर है या फिर कुछ भी है, यू आर ओनिंग दैट कंपनी। अभी वो आपकी कंपनी है, आप उसको अपनी तरह ट्रीट करो। और चलो अगर आप कहीं कोई इन्वेस्ट कर भी नहीं रहे हो,
बट आपने किसी कंपनी के बारे में सुना, आपने उसका बिजनेस मॉडल सुना है, समझा है। सो अगर आप उसको खुद का समझ के आप करते हो ना, कि अगर आज मैं इस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ या फिर ये चीज़ अगर मैं इसके बारे में प्लान कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली आपको इतना आइडियाज़ आएंगे खुद का। जब आप लेके सोचते हो ना, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। लोग कहते भी तो है, मतलब अगर आप दूसरों की जो सिचुएशन है वो खुद अज्यूम करके देखो, आपको पता पड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है इसमें भी, मतलब लाइक दूसरों का बिजनेस खुद अज्यूम करके देखो तो आपको भी शायद अंदाज़ा मिले। हालांकि वो एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर एक्सपीरियंस, अभी वो 20 सालों से ज़्यादा इस चीज़ को चला रहे हैं, सो दे हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। बट एक खुद पे लेके सोचने पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपको जानना चाहिए। So next question of ours is I understand sarees are your main strength, मतलब ये जो सेम इन्वेस्टर है उन्हीं का क्वेश्चन है ये। So I understand sarees are your main strength, but what about the other products you have added? जो आपने अदर प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जो कि मेन वाले कैटेगरी में हैं और किड्स वाले में हैं, जो कुर्ता वाला सेक्शन है। So what is the differentiation there? उसमें क्या डिफरेंस है? हाउ आर यू स्पेशल कंपेयर टू अदर्स? ओके, सो ये जो लाइन है इन्होंने पिछले क्वेश्चन में भी पूछा था, व्हाट डिफ्रेंसिएशन आर यू ऑफरिंग इन दोज, ये पिछले वाले क्वेश्चन का लाइन है। सो आई थिंक इनको रिप्लाई नहीं मिला है, दैट्स वाई इन्होंने ये चीज़ ऐड किया। हालांकि रिप्लाई मिला भी नहीं अगर देखा जाए तो, जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था उसमें बस इन्होंने ये बताया कि हम लोग जो है ये सप्लाई कर रहे हैं, लाइक मिड रेंज वाला है, ये है। स्पेशलिटी क्या है वो इन्होंने नहीं डिस्क्राइब की थी। आई डोंट नो कि इस क्वेश्चन में भी की है कि नहीं, अभी पढ़ूंगी तो मुझे वापस पता पड़ेगा। ओके, आई थिंक यहाँ पे भी नहीं किया है इन्होंने, मतलब इस लाइक यहाँ इसमें तो क्लियर जवाब नहीं दिया है। इन्होंने वापस ये बोला है कि KLM और ये नॉन साड़ी कैटेगरीज, ये एक बार मैं आपको बताती हूँ ना। मैनेजमेंट यहाँ पे बोलता है वी आर नॉट जंपिंग इनटू टोटली न्यू कैटेगरीज, हम एकदम ही नई कैटेगरीज में एकदम से जंप नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड दे आर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग नॉन साड़ी कैटेगरीज, यानी कि जो नॉन साड़ी कैटेगरीज है, नॉन साड़ी मतलब साड़ी को छोड़ के सब कुछ ले लो फिर आप। एग्जाम्पल के लिए जो मेन एथनिक है, किड्स वेयर है, जो कुर्ता वाला सेक्शन है, ये सब कुछ। सो यहाँ पे बोलते हैं कि हम डायरेक्टली नई कैटेगरीज में नहीं जा रहे हैं, हम लोग जो अभी नॉन साड़ी कैटेगरीज है उनको और इम्प्रूव कर रहे हैं। इन KLM स्टोर्स वी हैव मेंस एथनिक वेयर कंट्रीब्यूशन, मेंस एथनिक वेयर कंट्रीब्यूशन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी कि जो मेंस का जो एथनिक वेयर वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ है। एंड वी ऑल्सो सी द किड्स एंड वुमेन सेक्शन ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द इंक्रीज, जो इंक्रीज आया उसमें जो किड्स का सेक्शन है, वुमेन्स का जो सेक्शन है वो भी एक अच्छा चेंज दे रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज दे रहा है। रिगार्डिंग आर USP, नॉट हैविंग ब्रांडेड एपरल इज आर USP इन KLM, मतलब बेसिकली जो आपके KLM का जो USP यानी कि एक हम कह सकते हैं इट्स लाइक उनका जो नीश और जो उनको डिफाइन करता है वो है KLM का, कि हम लोग कोई भी ब्रांडेड एपरल यानी कि KLM में हम इतना कोई ब्रांडेड या एकदम प्रीमियम चीज़ नहीं सेल करते हैं। इट्स लाइक वेरी अफोर्डेबल, और डेली लाइफ से कह लो, एक छोटा मोटा ओकेजन के हिसाब से कह लो। वॉट वी बिलीव इन इज़ गिविंग फैशन फॉर वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट है और उसमें आपको कुछ अच्छा चाहिए, सो यू कैन विजिट KLM, मतलब कि इनको एक वैल्यू के अंदर, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी पूरी जेब खाली हो रही है फॉर जस्ट वन पीस ऑफ फैशन या फॉर जस्ट वन पीस ऑफ क्लोथ जो आपको पहनना है। इट्स लाइक कि आप अच्छी वैल्यू में एक अच्छा फैशन बाय कर सकते हो वहाँ पर। वी थिंक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट एंड यू आर नॉट वरीड अबाउट ब्रांड, दैट्स व्हाट आर KLM। सो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वापस बोलती हूँ ना, इफ़ वी थिंक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट, अगर आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है पर्टिकुलरली एंड यू आर नॉट वरीड अबाउट द ब्रांड, आपको नहीं है कि मुझे पर्टिकुलरली लाइक ज़ारा का ही कोई लेना है, गुची है, और भी कई सारे ब्रांड्स है। देखो मैं ब्रांडेड शॉपिंग इतना नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड में कितने ब्रांड्स है। आई जस्ट वॉन्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इट्स लाइक अगर आप एक ब्रांड फोकस नहीं कर रहे हो कि नहीं आई रियली नीड दिस,
सो ये है हमारा KLM। मतलब आप अगर एक अफोर्डेबल पॉकेट के साथ आए हो एंड यू नीड समथिंग गुड टू वेयर, गुड फैशन जो भी ट्रेंड में है, सो आपको KLM में वो चीज़ प्रोवाइड होगी। मतलब यहाँ पे KLM को इतना इन्होंने कितना प्रिसाइजली डिफाइन किया ना, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी वैसे। और आप मानो चाहे नहीं मानो, चलो ब्रांड वाला अगर आप 100% इंडिया की पॉपुलेशन भी लोगे, सो उसमें से आई बिलीव 10 या 12% ही ऐसे लोग हैं जो कि एकदम ब्रांड कॉन्शियस है, उन्हें हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए, एक टैग वाली चीज़ चाहिए। बाकी जो बची हुई पॉपुलेशन है, अगर मैं डेटा कम भी बता रही हूँ, 10-12% बोल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी मान लो, तो जो बची हुई 70-80% की जो पॉपुलेशन है, दे नीड अ बेसिक क्लोथ, डेली वेयर के हिसाब से, या फिर ऐसा क्लोथ जो कुछ सालों तक चले और उनको अपनी जो पैसों का जो वसूली है वो हो पाए, इनके लिए, उनके बॉडी के लिए, उनके स्किन टाइप के लिए अच्छा हो। ये उनकी मेन थ्योरी रहती है। जो बचे हुए 80-70% है ना, वो इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते हैं। सो वो एक बड़ा मार्केट है देखा जाए तो। एंड जो इन्होंने लास्ट पॉइंट बोला है, यू विल बी एबल टू गेट वॉट यू नीड बाई नॉट स्पेंडिंग टू मच। सो ये है KLM, यानी कि आपको जो चाहिए आपको मिलेगा और आपको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना आपको जो चीज़ है वो हमारा KLM प्रोवाइड करेगा। सो आई रियली लाइक इन्होंने जो KLM का डेफिनेशन दिया है। और आप मानो चाहे नहीं मानो, लोगों को यही चाहिए। अरे आप कितना भी पैसों का जब बात आता है ना, ब्रांड वही खरीदता है जिसके पास एक्स्ट्रा, हम कह सकते हैं यू हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड। सो वहाँ पे योर ब्रांड्स कम इन प्ले। बट जब आप 70-80% पॉपुलेशन की बात कर रहे हो ना, दे जस्ट नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ क्लोथ इन बजट। सो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट इतना क्यों पॉपुलर है? दे प्रोवाइड ऑल कैटेगरी ऑफ ऑफरिंग्स। मतलब एक जस्ट गिव मी एक सेकेंड, आई थिंक मेरे पैर में कोई जानवर है। ओके, विशाल मेगा मार्ट का अगर आप देखोगे, इट्स वेरी अफोर्डेबल और वो आपको कम पैसों में एक अच्छा फैशन भी डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स वाई इतने पॉपुलर है वो। जूडियो का भी सेम है। सो यही है जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज 17 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा नंबर्स पे बेस्ड है, मैं आपको बता दूंगी। What are your pre-Ind AS numbers and how are they different from the reported numbers? So ये जो है pre-Ind AS numbers, ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसे बोला जाता है AS नंबर्स। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो नंबर्स हैं, सो अभी इन्होंने रिसेंटली चेंज किया है, बहुत छोटा सा चेंज किया है कि आपका जो रेंटल एक्सपेंस है वो अभी ये लोग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में काउंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो एबिडा मार्जिन है थोड़े से बड़े हुए दिखाई देते हैं। सो यानी कि आपके एबिडा का जो आपका परसेंट है उसके बाद में जो आपका एबिडा बच रहा है उसके बाद में आप रेंट को काउंट करोगे। पहले ये एबिडा से पहले हो जाता था। सो यहाँ पे आपके जो एबिडा मार्जिन्स है थोड़े से बढ़े हुए दिखते हैं। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं है, वो तो एंड ऑफ द डे पे करना ही है, बट इट्स लाइक कि थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट जो है दिखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब अगर इस चीज़ को हटाया जाए तो आपके एबिडा के नंबर्स क्या हैं, जो एक्चुअल नंबर्स है। ये तो आपको, क्योंकि आप एबिडा के बाद रेंट को काउंट कर रहे हो, इसलिए आपका एबिडा थोड़ा सा इम्प्रूवड या बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो एक्चुअल नंबर क्या है बेसिकली पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे मैनेजमेंट बताता है डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है, इफ़ यू एडजस्ट, अगर आप इस चीज़ को एडजस्ट करते हो, द एबिडा मार्जिन कम्स डाउन बाय अबाउट 1.75%। यानी छोटा सा जो डिफरेंस है 1.75% का, ये आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप एबिडा के जो मार्जिन है उसको एडजस्ट करते हो तो। यानी कि अगर 15% जो इनका करंट एबिडा है, सो इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब जो अभी इन्होंने रिपोर्ट किया है 15% एबिडा मार्जिन, अगर इसको हटा दिया जाए तो द pre-Ind AS एबिडा मार्जिन इज 13.25%। जो अभी इन्होंने मैंने आपको उसमें भी बताया था, जो फाइनेंशियल रिजल्ट वाला वीडियो था उसमें भी इनके जो एबिडा मार्जिन था वो 15% था। अगेन कल वाली वीडियो में मैंने रिपोर्ट किया है। सो वो इसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर आप इसको हटा दोगे तो इट्स 13.25%।
अगर आपको ये ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है आप ये ले लो 15%, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस नहीं है। सो ये बस एक छोटा सा नंबरिंग वाला है, और इसमें कंपनी का कोई रोल भी नहीं है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं कंपनी को भी करना ही पड़ेगा। सो इट्स बेसिकली दैट। अब है 18th क्वेश्चन हमारा, जो कि है इन द रिजल्ट्स आई सॉ दैट अदर एक्सपेंसेस एक्चुअली वेंट डाउन। आपके जो एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है, वो थोड़े से डाउन गए हैं, नीचे आए हैं ईयर ऑन ईयर फॉर दिस क्वार्टर, आपके इस क्वार्टर के हिसाब से। दैट फील्स ऑड, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सो इसका रीज़न बेसिकली पूछा जा रहा है। That feels odd because we have expanded stores. हमने कितना एक्सपेंशन किया है, तो फिर ये क्यों कम आ गया है? अगर आपने एक्सपेंड किया बिकॉज वी हैव एक्सपेंडेड स्टोर्स, सो एक्सपेंसेस शुड हैव गॉन अप। अगर आपने एक्सपेंड किया है तो आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ने चाहिए थे, कम क्यों हो गया? अजीब लग रहा है बेसिकली। सो वाई डिड दिस हैपन? सो यहाँ पे जो है हमारा मैनेजमेंट रिप्लाई करता है, अदर एक्सपेंसेस मेनली इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस प्रमोशन। अदर एक्सपेंसेस में हमारा मेनली एडवर्टाइजिंग और जो बिजनेस प्रमोशन था वो आ रहा था। और लास्ट क्वार्टर यानी Q3 और Q4 में हमने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में। सो इन दिस क्वार्टर, अभी जो क्वार्टर गया है Q1 में, हमने जो एडवर्टाइजिंग का स्पेंडिंग है, एड स्पेंडिंग, एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग वॉज मच लोअर, थोड़ा सा कम था, मच लोअर था कंपेयर टू लास्ट Q3 एंड Q4 वाला जो क्वार्टर है। दैट्स वाई अदर एक्सपेंसेस लुक स्मॉलर, यानी कि जो अदर एक्सपेंसेस है वो थोड़े से स्मॉलर दिख रहे हैं, इवन दो स्टोर्स एक्सपैंडेड, क्योंकि बल्कि जब स्टोर्स भी एक्सपैंड हुए हैं तो भी ये जो है छोटा दिखाई दे रहा है जो नंबर है। इट वॉज अराउंड INR 49 to INR 48 CR ऑलमोस्ट, मतलब इतना, मतलब 50 करोड़ के आप आसपास ले लो अगर आपको थोड़ा राउंड फिगर चाहिए। सो 50 करोड़ के आसपास हमारा ये जो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट था, ये अभी हमने कट किया है, काफ़ी हद तक नीचे लेके आए हैं हम इस कॉस्ट को। दैट्स वाई आपके जो अदर एक्सपेंसेस है थोड़े से डाउन आ गए। मे बी बाय Q3, अभी जो Q3 आएगा हमारा और सो, मतलब Q4 तक भी हो सकता है, when the festivities etc will come on the larger scale, मतलब ये जो festivities है ये सब एक बड़े स्केल पे चलेगी, there might be a little more spend on that। यानी कि पहले भी, सबसे पहले ओपनिंग में इन्होंने बता दिया था कि वी विल अलाइन आर मार्केटिंग कैंपेन्स इन Q2 एंड Q3, तो हो सकता है Q2, Q3, Q4 तक हमें थोड़ा सा और एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करना पड़े। बट राइट नाउ इट इज़ द बिजनेस प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस दैट आर कंट्रोल दिस ईयर, यानी इस साल हमने थोड़ा सा इनको कंट्रोल किया है। ओके, सो इट इज़, मतलब ठीक है अगर आपने कंट्रोल भी किया है, बट एक चीज़ और सोचो, अगर साउथ इंडिया वाले रीजन में आपको ऑलरेडी काफ़ी लोग जानते हैं, तो वहाँ आफ्टर एक आपका ब्रांड वैल्यू बन गया है, तो उसके बाद में हो सकता है आपको थोड़ा सा कम स्पेंड करना पड़ रहा हो। हालांकि इन्होंने ये भी बोला है कि हमारे जो तमिलनाडु में नए स्टोर्स खुले थे उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ा, लेकिन अगर आपकी एडवर्टाइजिंग अच्छी है, आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो जाएगा इन फ्यूचर और अपकमिंग नियर फ्यूचर। बट इट्स लाइक कि अगर आपको एक एक्सपैंड करना है, लाइक अभी आपका एक्सपेंसिव ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है इतना नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे ही नए स्टेट्स में एंटर करोगे तो एक हैवी, हम कह सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, तो 20 सालों से कहीं ना कहीं इनका जो मार्केट है, जो कस्टमर है, इनको पहचानने लगा है, काफ़ी ह्यूज ऑडियंस हम कह सकते हैं अब इनको जानती है। बट इट्स लाइक कि अगर आप जब नए स्टेट्स में एंटर करोगे ना, वहाँ पे आपको भी कोई नहीं जानता है। मैं ये जो ब्रांड है उसको अभी जानने लगी हूँ, लाइक जब से इसकी स्टडी की, अदरवाइज़ मैंने इसका नाम भी कभी नहीं सुना था, एज अ ब्रांड नहीं सुना था। जैसे मान्यवर ये हमने सुना है, लाइक और भी कई सारे जो ब्रांड्स हैं ये हमने सुने हैं,
हमारे दिमाग में छपे हुए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, लाइक सब्यसाची एंड ऑल। लेकिन इट्स लाइक कि कला मंदिर है और कुछ साड़ी वाड़ी बेचता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। और जैसे जैसे आप नए स्टेट्स में जाओगे, अगर आप थोड़ा सा ऊपर, लाइक अभी महाराष्ट्र में इनका प्रेजेंस नहीं है, लेट्स से अगर ये महाराष्ट्र में जा रहे हैं, सो वहाँ कोई नहीं जानता इनको बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे एक बड़ा अमाउंट जो है स्पेंड करना पड़ेगा। सो अभी एडवर्टाइजिंग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट आना बाकी है। अगर आप फ्यूचर में नया प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च कर देते हो फिर तो ख़तरनाक वाला एडवर्टाइजिंग आपको करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, जो इनका क्वेश्चन था कि कम क्यों आया, वो तो इन्होंने आंसर कर दिया है। ओके, वी विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 19th क्वेश्चन। यू हैव टू मच स्टॉक सिटिंग इन स्टोर्स। आपके जो स्टोर्स हैं उनमें कई सारा स्टॉक जो है रह रहा है, मतलब पिछले आपका स्टॉक जो है कि 2-2 महीने तक रहता है, तो ये जो है आपका मनी लॉक कर देता है, दैट लॉक्स अप योर मनी। आर यू डूइंग एनीथिंग सिंपल और बिग टू रिड्यूस दिस एंड सेल स्टॉक्स फास्टर। यानी कि ये जो आपकी जो कॉस्ट है इसको आप अगर मतलब कॉस्ट सॉरी ये जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका ये जो स्टॉक इतने टाइम तक रह रहा है मार्केट में, सॉरी स्टोर्स में, सो इसको आप कम करने के लिए क्या कर रहे हो। सो बेसिकली आपकी इन्वेंट्री इतना रहनी नहीं चाहिए। आई थिंक मतलब काफ़ी टाइम तक आपका पैसा जो है लॉक हो जाता है ना, दैट्स वाई। सो मैनेजमेंट इसमें कहता है जो नए स्टोर्स हैं जो भी हम वरमहालक्ष्मी वाले फॉर्मेट में खोल रहे हैं और जो हम खोलेंगे उसके लिए हमें बहुत सारे स्टॉक की ज़रूरत होती है। फिर वो कह रहे हैं अर्लियर वी नीडेड 20,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्टॉक पर स्क्वायर फिट। एक स्क्वायर फिट में हमें लगभग 20,000 तक का जो माल है वो रखना पड़ता था। तो अभी जैसे हमने 1.1 लाख स्क्वायर फीट का जो एरिया है और ऐड किया है, सो हमें अगर कैलकुलेट करें तो 220 करोड़ तक का जो है इन्वेंट्री चाहिए होता था। लेकिन मतलब कि 220 करोड़ तक का जो इन्वेंट्री है उसकी नीड थी, लेकिन जो एक्चुअल इन्वेंट्री लगा है वो सिर्फ 100 करोड़ तक का है। 100 से 125 करोड़ उन्होंने बोला है, तो 100 to 125 CR तक का लगा है। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो मोस्ट मेजरली हाफ हो गया है, यानी कि आधा इन्वेंट्री कम लगा है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भरने की बजाय हमने सिर्फ उतना ही रखा जो बिकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और जो जल्दी निकल जाए, रादर देन कीपिंग इट अप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि हमें पैसा लॉक कर दे रहा है। और आप सोचो ना, अगर आप नया बहुत सारा स्टॉक भर रहे हो और जो 1.5 साल तक सिट कर रहा है आपके स्टोर्स में, तो फिर फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाता है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, फिर उसका रिस्क और बढ़ जाता है बिकने का, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो दैट मीन्स वी डिड गुड ऑप्टिमाइजेशन इन स्टॉक मैनेजमेंट। हमने जो स्टॉक मैनेजमेंट है उसमें एक अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया है। एज न्यू तमिलनाडु स्टोर्स मेच्योर एंड सेल मोर स्टॉक। जैसे अभी जो इन्होंने तमिलनाडु में नए स्टोर्स खोले जो भी मेच्योर नहीं हैं, अभी इमेच्योर वाली कैटेगरी में हैं, और जैसे ही वो मैच्योर होंगे और ज़्यादा बेचेंगे, स्टॉक टर्नओवर विल इम्प्रूव। जो स्टॉक टर्नओवर है वो हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अभी उनमें थोड़ा स्टॉक भरा हुआ है ना। अभी जैसे जैसे वो बिकेगा वैसे वैसे हमारा और नया स्टॉक आता जाएगा, हमें और ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेंट्री डेज विल कम डाउन, यानी कि इन्वेंट्री डेज का मतलब बेसिकली क्या है कि कितने दिन तक हमारा वो स्टॉक जो है वहाँ रह रहा है, सिट कर रहा है। सो वो जो है कम आ जाएगा। लेट्स से एक साल में जैसे 365 दिन है, तो वो कितने दिनों तक वहाँ रह रहा है, और हम कितने दिनों तक, देखो 1-2 महीने तक का स्टॉक तो चलता है, इट्स लाइक दैट। अब देखो मैं इस बिज़नेस में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता रिटेल में कितनी ज़रूरत है। हालांकि जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी ताकि आप अजम्पशन कर सको और इनके हिसाब से, इनके बिज़नेस के हिसाब से जो ठीक है वो। सो अर्लियर द माइंडसेट वाज मोर स्टॉक्स इज इक्वल्स टू मोर सेल। जो पहले हमारा माइंडसेट था वो था कि हम जितना स्टॉक रखेंगे हमारी उतनी सेल्स होगी। पहले हमारा माइंडसेट ऐसा हुआ करता था। Now we made inventory levels as KPI. KPI is basically key performance indicator। जैसे जो हमारी inventory levels है उनसे हम लाइक हमारा एक मेजर फोकस है और हम उससे एक आइडिया लगाते हैं कि हमारी सेल्स लाइक कितनी परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। नाउ वी ट्रैक इन्वेंट्री एज ए इम्पॉर्टेंट टारगेट। अभी हमारा जो फोकस है इन्वेंट्री पे काफ़ी ज़्यादा है, एंड वी कीप ऑप्टिमाइजिंग इट कंटिन्यूसली। अब हम इसे ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं।
सो वी एक्टिवली ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज स्टॉक विदाउट हर्टिंग प्रोडक्टिविटी। हम जो स्टॉक है हमारा उसको ट्रैक भी कर रहे हैं और ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं बिना हमारी प्रोडक्टिविटी, जैसे आपका स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम तक सेट कर रहा है, फिर आपके पास पैसा आपका लॉक हो गया है, आपको और नया स्टॉक खरीदना है क्योंकि 70-71 आउटलेट चलाने में आपको कई सारे स्टॉक की ज़रूरत है, फिर आप बोरो कर रहे हो, सो आपकी वर्किंग कैपिटल को काफ़ी दिक्कत पहुंचा रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। सो इट्स लाइक कि यहाँ पे जो है आपका मिनिमाइज हो रहा है धीरे धीरे हमें जो, और ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं। इन्वेंट्री रिडक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, अभी वो प्रोसेस चल रहा है और वो धीरे धीरे अब उसने प्रोग्रेस लानी भी शुरू कर दी है, बेसिकली कह रहे हैं। सो ठीक है, अगर ये लोग, ये एक स्मार्ट मूव अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लोग हैं ये प्रोडक्टिविटी को अभी फोकस रख रहे हैं अपना। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, सो कोई नहीं, कोशिश करते हैं जितना मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो 18 क्वेश्चन हो गए, कुछ बचे हैं 7-8 क्वेश्चन है, वी विल ट्राई। सो यहाँ पे इनका ये जो पॉइंट है ये स्मार्ट मूव है और हम लोग इसको एक पॉजिटिव साइन कंसिडर कर सकते हैं कि दे आर मोर अवेयर अबाउट रनिंग देयर बिजनेस वेरी स्मूथली। एक बिजनेस का और एक कैश फ्लो स्मूथ चलना एक अच्छी चीज़ है बिजनेस के लिए बेसिकली। सो यहाँ पे एक चीज़ ऑलरेडी इनके एरिया ऑफ अवेयरनेस में है। देन जो 19th क्वेश्चन है वो अगेन इन्वेंट्री से रिलेटेड है। सो राइट नाउ योर इन्वेंट्री डेज आर 180 डेज। अभी आपकी जो इन्वेंट्री है 180 दिनों तक रहती है आपके पास, विच इज़ ऑलमोस्ट 6 महीने। यानी कि अगर आपकी एक साड़ी है वो बिकने के 6 महीने पहले से उस स्टोर में मौजूद होती है या फिर वेयर हाउस में मौजूद होती है, यानी कि स्टॉक स्टे 6 मंथ्स बिफोर सेलिंग, अगर आपको ऐसा आइडिया से चाहिए। वेयर डू यू प्लान टू ब्रिंग दिस नंबर डाउन टू। अभी आपका 180 दिनों का यानी 6 महीनों का है, तो आप अभी से कहाँ तक लेके लाना चाहते हो। सो मैनेजमेंट कहता है हमारा जो टारगेट है 180 से घटाकर हम 130 करना चाहते हैं, जो कि अगर आप मंथ वाइज देखेंगे तो 4 से 4.5 महीने का टारगेट है, यानी कि 2.5 महीने, हाँ 2.5 महीने ये लोग यहाँ पे कम कर दे रहे हैं, सॉरी 1.5 महीना। वी बिलीव दिस इज़ द बेस्ट बैलेंस। सो ये इनका एक बेस्ट बैलेंस है, एक अच्छा बैलेंस है, इतना एटलीस्ट स्टॉक सेट करना चाहिए ये बताते हैं। इफ़ इन्वेंट्री डेज गो बिलो दैट, अगर हमारी इन्वेंट्री डेज जो है इससे नीचे जाती है, देखो अगर कोई आपका प्रोडक्ट है ऑलरेडी आपके वेयर हाउस में आएगा, देन वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जाएगा, फिर आपके स्टोर्स में जाएगा, तो इट्स अ बिग प्रोसेस। अगर आप उसको थोड़ा टाइम नहीं दोगे, क्योंकि आई थिंक वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर से उसमें पहुंचने में आई गेस महीना भर लग जाता होगा। So they are saying that कि if inventory days go below that, it could actually hurt the business, हमारे business को hurt कर सकता है because customers may not find enough variety। तो ये पॉइंट इनका एक्चुअली जस्टिफाइड है, कस्टमर को इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक है, डेफिनेटली आपको नहीं पता ना किस कस्टमर को क्या चाहिए। हर कस्टमर को एक जैसा भी नहीं चाहिए कि अगर आप एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा भर लोगे तो वो भी नहीं बिकेगा। तो इसलिए कि आपके पास वैरायटी होना इज़ अ मस्ट। और एज अ कस्टमर बताऊँ तो क्योंकि हम भी परचेज़ कर रहे हैं दिन रात, तो इट्स लाइक कि जहाँ ज़्यादा वैरायटी होगी आई वुड पर्सनली प्रेफर कि मैं वहीं जाऊँ। सो ये एक चीज़ है जो कि अच्छी है, अच्छी लगी मुझे। We expect to reach 130 to 135 days target by FY27. Once expansion is done, एक बार हमारा expansion हो जाए, जो हमारे lined up stores हैं वो हम लोग complete कर ले, जो stores है जो mature हो जाएं, फिर ये चीज़ हम थोड़ा सा और इसको cover up कर सकते हैं। जो 180 दिन का हमारा target है वो 130 दिन पे आ सकता है। सो यहाँ पे it's a very positive sign कि हाँ ये लोग अच्छा optimize कर रहे हैं। I have no comments for that, मतलब पॉजिटिव ही होंगे अगर होंगे तो भी, it's like doing good. Then 20th question जो हमारा है, it is last year was underperformed year। पिछला साल जो था एक underperformed year था। So 29% looks big। 29% जो हमारा SSG है वो भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था 29% इज़ अनयूजुअल, इतना आता नहीं है। 4-5% इज़ अ नॉर्मल SSG। सो इट्स लाइक कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल कह लो आप।
but normally should we expect about 5% sales growth from old stores and 10% growth from new stores opening and around 15% total growth. तो एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन था. देन इसका इन्होंने रिप्लाई किया है, our goal is to add 10% of retail square foot addition and SSG wise 4 to 5% is what we should be able to get on a normalized year. यानी कि अगर हम स्क्वायर फीट की बात करें तो 10% और SSG वाइज हमारा 4 से 5% जो है रहता है कि हम इतना कवर कर पाएँ एक नॉर्मल ईयर में. सो नॉर्मली वी एक्सपेक्ट 4 to 5% ग्रोथ फ्रॉम ओल्ड शॉप्स, जो पिछले मेच्योर स्टोर्स है वहाँ से 4 से 5%, और जो नए खुले हैं क्योंकि नए में ऑब्वियसली नया एरिया टारगेट करो, ज़्यादा कस्टमर होते हैं. सो 10% का जो ग्रोथ है नए शॉप से, और 15% अगर आप 5 वो और 10 सी लेंगे तो 15% का टोटल ग्रोथ जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और since most new shops are the stronger Varma Lakshmi stores, total sales growth could be a little better than 15%. यानी कि जो हमारी total sales growth है which is SSG basically, so ये हमारा 15% से better भी हो सकता है क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो formats है वो वरमा लक्ष्मी formats है. So okay, if they are targeting like 15% of SSG in total, अगर आप SSG बेसिकली हम 4 से 5 वाले को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वो एक मेच्योर स्टोर्स का टारगेट है. देन जो 15% का है, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ये स्टडी रहता है, देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जब ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगता है. पहले भी नेगेटिव गया था, देन पॉजिटिव आया, अभी कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है. तो इट्स लाइक फिर वो उसका कोई मतलब नहीं. अगर एक स्टडी हो वाई बेसिस पे तो वो एक कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ भी दे सकता है. और मतलब जो इनका ग्रोथ है ना ये ओके. सो एक जो मेरा एक कंसर्न है कि अभी जो इनका पैट मार्जिन है पिछले साल का देखोगे विच वॉज ओनली 5%, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा पैट मार्जिन में भी ग्रोथ आए. आपके रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है, दैट इज़ गुड थिंग, बट पैट मार्जिन भी अगर आप 7 से 8% तक अगर आप कर पा रहे हो तो दैट इज़ फाइन. अगर अभी जो 7% था क्वार्टर में, अगर आप ईयर एंडिंग में भी, पिछले साल 5% था, अगर आप अभी 7 से 8% तक कर पा रहे हो तो आपके एक प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिलती है. और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना, अगर इनका जो बिज़नेस है वो सिर्फ 6 महीने चल रहा है, देखा जाए तो 2 क्वार्टर या फिर 2 क्वार्टर से ज़्यादा अगर आप मान लो तो वो 15% की ग्रोथ दे रहा है. अगर इनका बिज़नेस पूरे साल चले तो ईजिली 18 से 20% की ग्रोथ कर सकते हैं. सो ये भी एक मतलब इम्प्रूवमेंट वाला एरिया है. अगर आप पूरा साल अपना बिजनेस चला रहे हो देन इट इज़ अचीवेबल. अभी हम चलेंगे 21st क्वेश्चन की तरफ. टोटल हमारे 26 है जिसमें से 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. सो जल्दी ही कवर हो जाएगा. ओके. सो 21st क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, इफ़ ओल्ड स्टोर्स ग्रो ओनली बाय 4 to 5% SSG. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगी. सो इफ़ ओल्ड स्टोर्स ग्रो ओनली बाय 4 to 5% ऑफ SSG, अगर सिर्फ 4 से 5 के SSG पे ग्रो कर रहे हैं आपके स्टोर्स, देन विल दैट बी इनफ टू कवर राइजिंग कॉस्ट एंड स्टिल इम्प्रूव प्रॉफिट्स, और डू वी नीड हायर ग्रोथ टू सी बेनिफिट्स. ओके. सो ये यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपके 4 से 5% का SSG इनफ है क्या, मतलब मेजरली क्वेश्चन का एसेंस यही है. ये बोल रहे हैं कि जो राइजिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, जो फिक्स कॉस्ट है, बेसिकली वो इन्फ्लेशन के थ्रू बढ़ती जा रही है. एंड सो वो आप कवर कर पाओगे क्या, मतलब ये जो SSG के थ्रू, और आपकी जो प्रॉफिट है उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट होगा क्या. मतलब अगर आपकी मान लो सारा का सारा जो आपकी बढ़ी हुई ग्रोथ है वो आप हाई फिक्स कॉस्ट में पे कर दोगे, फिर प्रॉफिट्स में कुछ बचेगा क्या, या फिर हमें थोड़ा सा ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा बेनिफिट्स देखने के लिए. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो क्लियर कट बोलता है येस, यानी कि ये जो है इनफ है हमारे लिए. अब वो एक्सप्लेन करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ. देखो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बता देती हूँ. चलो एक बार मैं आपको बोल ही देती हूँ जो मैनेजमेंट ने बोला है, फिर ऐसा ना हो कि मैंने आप ही ये बोल दूँ कि मैंने अपने मन से बनाया है. चलो एक बार जो मैनेजमेंट ने बोला है वो मैं आपको बता देती हूँ, देन आई विल मूव टू एन एग्जांपल टू मेक यू वेरी मच अवेयर ऑफ अबाउट दिस क्वेश्चन जो उन्होंने आंसर दिया बेसिकली. Yes,
SSG of 4 to 5% would be adequate because the store level expenses, which are subject to inflationary trends and increases in our case on optimum productivity levels, यानी कि ये जो है स्टोर लेवल्स जो एक्सपेंसेस है जो इंक्रीज होते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में जो 4 से 5% का जो SSG है वो इनफ है, सफिशिएंट है. अब वो बताते हैं आगे कैसे. The store level expenses are in the range of anywhere between 15 to 20% in respect of stores giving optimum productivity. यानी कि जो स्टोर एक्सपेंसेस है उसमें से 15 से 20% जो कॉस्ट है वो है इनका. बेसिकली 100% अगर आपकी सेल्स है तो उसमें से 15-20 इनका स्टोर्स का कॉस्ट है, स्टोर लेवल कॉस्ट बेसिकली. So, say 10 to 15% inflation on a percent of 15 would result into approximately 2% to 2.25% overall. Or so the SSG of 4 to 5% will cover the inflationary trend plus leave us some additional margin available for the year also. So अभी I think थोड़ा सा क्लस्टर बन गया होगा. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. आप एक स्टोर है आपका, उससे आप 100 रुपये का रेवेन्यू कर रहे हो और स्टोर एक्सपेंसेस है आपके 15% टोटल सेल्स के. आपकी सेल्स हुई है जैसे 100%, तो उसमें से 15% यानी 15 रुपये जो है आपको स्टोर एक्सपेंसेस में देने होते हैं. इन्फ्लेशन मेक्स कॉस्ट राइजेज बाय 10%. आपकी जो कॉस्ट है अगले साल के लिए 10% से बढ़ गई इन्फ्लेशन की वजह से. सो अब जो आपका 15 रुपये का एक्सपेंस है वो हो गया 16.5 रुपये, 16.5 रुपीज़. सो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो आपकी 1.5 रुपये आपका बढ़ गया है. सो और एट वर्स्ट अगर आप लो, यानी कि अगर मान लो आपका इन्फ्लेशन जो है 15 की जगह 20% से बढ़ गया, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आपकी 2 से 2.5 रुपये आएगी. सो आपकी जो सेल्स है अगर 5% से ग्रो कर जाए, यानी कि जो आपकी सेल्स 100 आप कर रहे थे वो भी 105% आप कर रहे हो, तो आपकी 100 की 105 बनती है. और एक्स्ट्रा जो 5 रुपये हुआ है उसमें से अगर आप इन्फ्लेशन को निकाल दो, यानी इन्फ्लेशन के अगर आप मैक्स टू मैक्स 2.5 है जो मैक्सिमम है, मिनिमम 1.5 रुपये है, तो 2.5 रुपये अगर आप उस 5% बड़े वे में से निकाल भी रहे हो, तो आपका पीछे 2.5 रुपये जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होगा, यानी आपका जो है जेब में जाएगा वो सीधा सीधा. तो इट्स लाइक इफ कॉस्ट राइजेज बाय 2 बट सेल्स राइजेज बाय 5, यानी अगर आपका कॉस्ट जो है 2 से 2.5 रुपये से बढ़ रहा है और जो सेल्स है 5 रुपये से बढ़ रही है, यू नॉट ओनली कवर द कॉस्ट. आप सिर्फ कॉस्ट कवर नहीं कर रहे हो बल्कि स्टिल जो 2.5 से 3 रुपये है वो आपके पॉकेट में भी जा रहा है. सो दैट्स वाई 4 to 5% ऑफ SSG इज़ इनफ. तो यहाँ पे जो कंपनी ने एक्सप्लेन किया है, सो इन्होंने जो जस्टिफाई किया है वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि हाँ, हालांकि एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले लिया था, बट जो इन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना, इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में भी अच्छे से दिया हुआ था. ये जो मैंने निकाला है सब ट्रांसक्रिप्ट से ही निकाला है, एग्जाम्पल खुद से ऐड कर दिया था. सो इट्स लाइक कि ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन है, देखो अगर आपका SSG बढ़ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है. 7% 8% बढ़ा हुआ किसी को प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कि आपके खर्चे निकल जाने चाहिए. ऐसा नहीं हो कि जो ग्रोथ हो रही है वो सारी की सारी आपके फिक्स कॉस्ट में चली जा रही है, बस ये कंसर्न है. बल्कि जो इन्होंने बताया है कि हाँ अगर ये चीज़ है तो भी आपका कुछ पैसा जो है जेब में भी जा रहा है, तो कंसर्न नहीं है बेसिकली. सो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये कुछ ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट वैसे लग नहीं रहा है. EBITDA मार्जिन इम्प्रूव बाय 0.50%, लाइक जस्ट बाय 0.5%. सो वॉज इट बिकॉज ऑफ एनी बिग चेंजेस इन ऑपरेशन? कोई आपने बड़ा चेंज किया ऑपरेशन उसकी वजह से है, और जस्ट नॉर्मल रीजन्स, कोई नॉर्मल रीज़न की वजह से है. सो अब देखो यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने रिप्लाई किया, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसमें कुछ ऐसा है नहीं. दे सेड नो बिग चेंजेस, कोई बड़ा चेंज नहीं है. लास्ट ईयर वॉज अनयूजुअली थोड़ा सा लाइक बैड था, इतना फ्रूटफुल नहीं था. दिस ईयर वी विल जस्ट बैक टू नॉर्मल मार्जिन. मतलब नया नॉर्मल जो मार्जिन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विट इज़ 14.5 to 15%. अभी 15% है. सो इट इज़ लाइक आपका 14 से 15% आप एक्सपेक्ट करो. और छोटा आई थिंक ये देखो ये जस्ट 50
0.50% से है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ा चेंज है, इतना तो हर बिजनेस में होता रहता है। लाइक एबिटा मार्जिन्स कम भी हो जाते हैं, इम्प्रूव भी हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिपेंड भी करता है काफ़ी बार। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ओके, रेवेन्यू लुक्स लाइक 42% ग्रोथ, यानी आपकी जो रेवेन्यू है अभी जो Q1 के, सो बिकॉज बट revenue looks like 42% growth, but that's because of last year's base was very low. On a normal basis, is real growth more like 20 to 15%? So ये पूछ रहे हैं कि जो भी 42% की ग्रोथ हुई है, क्या ये एक पिछले साल के जो अप डाउन्स हुए हैं उसकी वजह से है? नॉर्मल बेसिस पे क्या हमें एक 12 से 15% की ग्रोथ ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए फॉर अ क्वार्टर? आई थिंक ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। Okay, so management says कि last year's Q1 was abnormally weak, थोड़ा सा weak था. So this year looks like a big jump, यानी कि एक बड़ा उतार चढ़ाव वाली चीज़ है, मतलब एक like छक्का लगा है, something like that. So but it's just a return to normal, यानी कि अभी जो ये चीज़ हुई है कि वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी. लाइक होता ना, तबीयत का एग्जाम्पल भी ले लो, तो आपका बुखार आने के बाद में भी कुछ दिनों तक बुखार चलता है, या फिर आप एकदम से ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो जब आपका बुखार उतर जाता है, बट ऑन अ नॉर्मल बेसिस आप एकदम ठीक हो जाते हो. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊँ तो गोइंग फॉरवर्ड रियल ग्रोथ इज़ लाइक 15 to 20% पर ईयर. ओके, पर ईयर का ये 15 से 20% बता रहे हैं, जो कि अगेन ठीक है अगर 15 से 20%, बट हाँ थोड़ा और भी इम्प्रूव हो सकता है. सो नॉट 42%. इन्होंने क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे क्लियर किया है. So next is a 24th question. So today EBITDA margin is 15 to 16% with more Varmahalakshmi stores. अगर आप Varmahalakshmi stores को इतना कैपेबल मान रहे हो और अगर वो इंक्रीज कर रहे हो, so जो 4 से 5% का जो SSG है, कैन वी रीच 18 to 19% मार्जिन इन 2 to 3 years. तो क्या हम इसको 18 से 19% का मार्जिन मान सकते हैं? लाइक कि एबिडा मार्जिन, हाँ, SSG नहीं. मतलब कि बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अभी जो 15 से 16 है, क्या वो अगले आने वाले 2-3 साल में 18 से 19% का मार्जिन हो सकता है क्या? सो यहाँ पे मैनेजमेंट बोलता है येस. मतलब कि इस बार ना काफ़ी कॉन्फिडेंट और येस वाले आंसर्स ज़्यादा थे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सेड येस. तो like it's a confident answer basically. So yes, we already touched 17.5% of EBITDA in Q3 last year. अभी जो Q3 वाला गया था FY25 का, उसमें हमने ऑलरेडी 17.5% के EBITDA मार्जिन को टच किया है. बाय FY27 तक हम लोग एम कर रहे हैं कि 20% का EBITDA मार्जिन हम पकड़ पाएँ, बेसिकली उतना रीच कर पाएँ विथ स्टेडी SSG. अगर हमारा SSG नॉर्मल रहता है और थोड़ा ग्रोथ होता है SSG में, विच इज़ 4 to 5%, अगर ये चलता रहता है, प्लस अगर 4 to 5 से भी इंक्रीज होता है, सो दिस इज़ अचीवेबल. सो विच इज़ अ गुड साइन. अगर एबिटा आपका 20% तक जा रहा है तो पैट भी ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाएगा. So last question is 25th question, which last नहीं, second last. KLM brand showed positive growth in this quarter Q1 FY26. In 2 to 3 years will you expand KLM stores or no? यानी कि आने वाले 2-3 सालों में आप KLM के जो स्टोर्स है उनको एक्सपैंड करोगे कि नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्वार्टर में एक ग्रोथ आया है. सो मैनेजमेंट कहता है not now. First we want to see 3 to 4 quarters of steady growth in KLM. यानी कि KLM में ये लोग 3 से 4 क्वार्टर तक एक अच्छी ग्रोथ जो है देखना चाहते हैं. Only after that maybe in the long term we will think about expansion. For now focus is on other brands. Other brands में भी वरमहालक्ष्मी और जो वाले सेल्स जिन्होंने नया लॉन्च किया है, दैट इज़ देयर मेन फोकस फॉर नाउ. सो ठीक है, अगर ये लोग अभी जो केले में डिस्टर्बेंस आया है उसकी वजह से पहले वो डिस्टर्बेंस को ठीक करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मतलब ग्रोथ तो होती रहेगी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ
पहले डिस्टर्बेंस तो ठीक हो, फिर हम ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं। जो मैंने आपको वापस मैं बोलूँगी, KLM हैज़ दी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, हम यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू। अगर आप भी अगर इस बात से अग्री कर रहे हो तो मुझे एक बार बताना। लेकिन आई थिंक कि KLM हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल अगर इसका ठीक से यूज़ किया जाए। बट हाँ, अगर ये लोग जो डिस्टर्बेंस है उसको इम्प्रूव करने के बारे में भी सोच रहे हो और KLM को बेटर, देखो इनका पर्सपेक्टिव तो है कि हमें KLM को बेटर करना है, बट आई वॉन्ट कि अगर आप उसको ज़्यादा वेट दो तो और अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। सो डिस्टर्बेंस को ठीक करने के बारे में भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हैं, और 3 to 4 क्वार्टर्स ऑफ स्टडी ग्रोथ ये चाह रहे हैं KLM में। उसके बाद में ये लोग लॉन्ग टर्म में एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी इनका फोकस नॉन KLM ब्रांड्स पे है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट वल्ली सिल्क्स। यू मैंशन अ न्यू फॉर्मेट इन योर स्पीच। आपने जो स्पीच दिया था, जो ओपनिंग स्पीच दिया था, उसमें आपने एक नए फॉर्मेट के बारे में बताया था, विच वॉज वल्ली सिल्क्स। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इट इज़, प्राइस रेंज, एंड व्हाई आर वी एडिंग दिस फिफ्थ फॉर्मेट? यानी आप इस फिफ्थ फॉर्मेट को क्यों ऐड कर रहे हो, इसका रीज़न क्या है, और क्या प्राइस रेंज है, और ये है क्या? सो मैनेजमेंट हमें बताता था न्यू फॉर्मेट इज़ वल्ली सिल्क्स। ऑलरेडी आई थिंक हम वल्ली सिल्क्स के बारे में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। सो इट विल सेल ओनली वुमेन साड़ीज़। पर ये क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि साड़ियाँ वुमेन ही पहनती हैं। सो इट विल सेल ओनली वुमेन साड़ीज़। सो वल्ली सिल्क्स में आप लोग सिर्फ वुमेन साड़ीज़ ही सेल कर रहे हैं, मतलब ये लोग, और लो प्राइस्ड सिल्क्स, यानी थोड़ा सा लो प्राइस वाला सिल्क होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ तो मिलेगा ही। सिल्क इज़ अ वेरी प्रीमियम फैब्रिक, सब जानते हैं आई गेस। और फैंसी साड़ीज़, थोड़ा सा फैंसी साड़ीज़ जो हैं उसकी तरफ इनका मेन टारगेट रहेगा। तो स्मॉलर स्टोर्स, कुछ छोटे स्टोर्स ये लोग ओपन करेंगे, लाइक 3 to 4,000 स्क्वायर फीट, और मैक्सिमम साइड पे अगर देखो तो 5,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया रहेगा वल्ली सिल्क का। यानी थोड़े से कम छोटे एरिया में ये लोग ओपन करेंगे वर्सेस बिग वन लाइक KLM। मतलब KLM जो है वो तो एक पूरा मॉल है, तो इट रिक्वायर्स एनीवेयर बिटवीन 12,000 स्क्वायर फीट टू 18,000 स्क्वायर फीट। मतलब अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी ले लो तो 20,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया जो है KLM को चाहिए होता है। बट वली सिल्क्स जो है बाकी सारे फॉर्मेट से थोड़ा कम स्पेस घेरेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक छोटा फॉर्मेट है ना, दैट्स वाई। सो चीपर टू सेटअप, इसको सेटअप करना भी थोड़ा सा चीप साइड पे है, क्योंकि इतना आपको प्रीमियम नहीं बनाना है। वैसे भी आपका इसका कोई नीश प्रीमियम साइड पे नहीं है। तो 20% से 25% तक का जो कॉस्ट है वो आएगा वली सिल्क्स को सेटअप करने के लिए, जो कि 20 से 25% कम है ना। सॉरी अगर मैंने गलत बता दी हो, 20 से 25% कम बाकी ब्रांड से बाकी फॉर्मेट से। फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग, नॉट हैवी ऑफलाइन एड्स। तो इस वल्ली सिल्क्स के लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का फोकस ज़्यादा लेंगे, उसका सपोर्ट ज़्यादा लेंगे अदर देन ऑनलाइन एड्स। ऑनलाइन में लाइक आपको पोस्टर्स लगाने हैं और भी कई चीज़ें करनी हैं, और बिल बोर्ड्स वगैरह आप कह सकते हो। सो इट्स लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग में रीच भी ज़्यादा मिलेगा लोगों को। स्क्रीन पे आजकल सारी दुनिया स्क्रीन पे है, सो इट्स लाइक दैट। एंड विल यू सॉरी वी विल यूज़ एन ऑफर ड्रिवन मॉडल। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लोग इसमें ऑफर्स वगैरह इंक्लूड करेंगे, यानी कि वीकली डिस्काउंट और डील्स। बाकी ब्रांड्स की तरह हम यहाँ पे, बाकी ब्रांड्स जो ऑफ़र नहीं देते हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे थोड़े से ऑफर्स रहेंगे, और मतलब थोड़ा सा सेल्स वगैरह वाला कह लो आप। और ऑलरेडी टेस्टेड इन आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश वाले एरिया में ये लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं और गॉट ग्रेट रिस्पॉन्स। इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है, और डेफिनेटली मतलब मिलेगा भी, क्योंकि वली सिल्क्स आपका सबसे लोअर मिडिल क्लास वाला एरिया टारगेट कर रहा है। तो वहाँ पे देखो आप भीड़ भी ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। तो यहाँ पे एरिया मतलब कस्टमर का जो रेंज है, बेस है, वो भी बहुत ज़्यादा है। नाउ प्लानिंग टू ओपन अ फ्यू एक्सक्लूसिव स्टोर्स एंड सी, यानी कि वल्ली सिल्क्स जिन्होंने AP में ट्राई किया वो अब नए खोलेंगे। लाइक उन्होंने एक टेस्टिंग किया जो कि अच्छा रहा, अब ये लोग बेसिकली इसको फुल फॉर्म में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं।
एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखो जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, यू कैन नॉट स्किप दैट। अगर आपको 100% इंसाइट चाहिए है तो देखो मैंने अपने हिसाब से बताया है इसको, मैंने मेरे व्यूज़ शेयर किए हैं, बट जब आप उसको पढ़ोगे, आप जब उसको सुनोगे ना, आपको एक अलग ही फील होगा, एनर्जी फील होगा। सो आई डोंट वांट यू टू मिस दैट। अगर आप उसको मिस कर रहे हो, आपकी रिसर्च अधूरी है। ये बहुत एक क्रिटिकल चीज़ है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। ये वीडियो आपको हेल्प करने के लिए है। इनकेस अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पूछा गया है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में ऐसा ही होता है, लोग थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछते हैं, घुमा घुमा के आंसर्स भी दिए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है। और एक आपको एक लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको, एक फटाफट वाला एक एनालिसिस चाहिए, एक नज़र मारने वाला, तो उसके लिए वीडियो अच्छा है। अगर डिटेल में, हालांकि मैंने डिटेल में सब कुछ टेलर किया है, बट आई वुड से कि आप उसके साथ साथ जो मेन ट्रांसक्रिप्ट है और जो मेन कॉन कॉल है उसके साथ साथ इसको चलाओ, या फिर उसको पढ़ने के बाद में इसको सुनो, तो आपके लिए एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। अब जो मेरा मेन फोकस है, मेरे देखो आपको मेरे पूरे इस सेशन में समझ में आ गया होगा कि हाँ मेरे क्या क्या कंसर्न वाले पॉइंट है। सबसे बड़ा केएलएम, कि केएलएम में एक पोटेंशियल है और इसे ग्रो किया जाना चाहिए। जैसा लास्ट वाले वीडियो में मैंने भी बताया था कि साड़ी का मार्केट कैसे 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 घट रहा है। चलो आज आपके साउथ इंडियन एरिया में अच्छी ग्रोथ है, एंड लाइक बहुत अच्छा है ना, लाइक आपके अच्छी ग्रोथ है। गॉड फॉरबिड अगर ऐसा ना हो कि कोई भी ग्लूमी कंडीशन आए, या फिर साउथ इंडियन वाले लोग थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा सा लेस इंस्पायर्ड हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आई डोंट नॉट वांट कि आपका ये बिजनेस कहीं से भी इफेक्ट हो। इवन अच्छा चल रहा है, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। बट देखो, डोंट यू थिंक कि आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे हो, जस्ट अभी अपने ऊपर लेके सोचो, आप ऐसा बिजनेस चला रहे हो जो कि पूरे साल चलता है। इट्स लाइक कि आप एक मिठाई की दुकान चला रहे हो, लेट्स जस्ट से। सो मिठाई रोज़ कुछ ना कुछ तो बिकता ही है। मिठाई का दुकान ऐसा नहीं है सिर्फ आपने दिवाली के दिन ओपन किया अगले दिन बंद, ऐसा नहीं होता है। आप पूरे साल मिठाई का दुकान चला रहे हो, बट हर दिन आपकी मिठाई भी बिक रही है। किसी ने आज गाड़ी लिया, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, फिर फेस्टिवल्स आते रहते हैं। सो इट्स लाइक पूरे साल चल रहा है, बट आज दिवाली है, आपकी सेल्स लाइक 50% से बढ़ जाएगी या 80% से बढ़ जाएगी, तो आप एक्स्ट्रा कमाओगे। दिवाली की टाइम नहीं होता है। देखो मेरे ना यहाँ पे एक स्टोर है, तो इट्स लाइक कि वो इतना डेकोरेशन करता है दिवाली पे, मतलब वो मेन रोड पे अवेलेबल है। सो इट्स लाइक वो इतना डेकोरेशन करता है दिवाली पे, उनकी दुकान किसी शोरूम से कम दिखती नहीं है, इतनी ब्यूटीफुली उसको वो सजा देते हैं, बस वही दिखता है। क्यों? क्योंकि इट्स लाइक वो एक्स्ट्रा मसाला है उनके बिजनेस का, उस दिन वो सबसे ज़्यादा कमाएंगे। सो मतलब ऐसे फेस्टिवल्स में वो सबसे ज़्यादा कमाएंगे। तो इट्स लाइक यू ट्रीट दिस बिजनेस एरिया, लाइक दिस फेस्टिवल वाला सीजन एज योर एक्स्ट्रा चांस, या फिर कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर, है ना। तो ये अभी आपको ये समझ में आ गया। तो ये चीज़ ये अपने बिजनेस में करें सब, लाइक जस्ट इमेजिन ये कितना फ्रूटफुल हो सकता है। मतलब आप नॉर्मल डे है, अगर नॉर्मल डे में आपकी दुकान में कोई एथनिक नहीं खरीदेगा और मतलब प्रीमियम वाली चीज़ें नहीं खरीदेगा, बल्कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें आप पूरे साल बेच रहे हो, जस्ट लाइक एक नॉर्मल वेयर जो हम डेली रूटीन में पहन सकते हैं, उसके लिए आपके पास में ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं। केएलएम है, कला मंदिर है, वहाँ पे भी बेच सकते हो, नो इशू विद दैट। सो मतलब देखो मैं बस बोल रही हूँ, मेरे बोलने पे मत जाना, कुछ भी फ्लो में निकल जाता है। अब इशू क्या है वो तो कंपनी मुझसे बेटर जानती है, बट ये चीज़ पॉसिबल है, आई बिलीव दिस। और आप ऐसा चीज़ें सेल करो जो आपकी इस पूरे साल बिकती है, और जैसे आपका फेस्टिव सीज़न आता है यू अर्न मोर एंड मोर, लाइक आपकी सेल्स डबल हो जाती है। सो इट्स लाइक कितना सोचने में भी कितना फ्रूटफुल लगता है। सो बस मेरा यही कंसर्न है। वैसे कंपनी की जो बिज़नेस मॉडल है वो अच्छा है, बट बस ये जो 6 महीने वाला है ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत है। ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है अगर आप उसको
अच्छे से समझो इस कंसर्न को, क्योंकि जो देखो पिछले साल का जो साल गया है उसको आप वैसे एक्सेप्शनल बोल रहे हो, बट मेरे हिसाब से मैं जो देखती हूँ ये एक्सेप्शनल नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है फ्यूचर का। ऐसा साल और आएगा, फिर आप क्या करोगे? वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट कॉन कॉल हो उसमें अपने क्वेश्चंस अराइज करूँ। मेरे कुछ 3-4 जो क्वेश्चंस है, अब तो आप भी जानते हो, तो अगर इनके जवाब मिले, सबसे बड़ा मेरा मेजर क्वेश्चन यही है, ऐसा साल दोबारा आया तो उसके लिए मैनेजमेंट कैसे प्रिपेयर्ड है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये हो सकता है कि हाँ किसी भी साल में ज़्यादा शादियाँ नहीं हो रही है, कोविड जैसा सिचुएशन है। चलो कोविड में तो सबके धंधे ऑलमोस्ट लाइक बहुत लोअर स्टेज पे आ गए थे, बड़े बड़े बिजनेसेस ख़त्म होने की उस पे आ गए थे, स्टेज पे आ गए थे। बट इट्स लाइक कि शादियाँ ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक आने वाले वक्त में और कम 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 होती जा रही है। मैंने आपको मेरे घर का एग्जांपल दिया था, और लाइक आप खुद से पूछो ना, आप कितना खर्च करोगे? इट्स लाइक दैट। जब आप खुद पे लेके देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा बस यही कहना है। और मतलब कि केएलएम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप डेली वेयर वहाँ से सेल कर सकते हो। डेली वेयर से मेरा मतलब ये नहीं कि लाइक पजामे सेल करने लग जाओ या फिर शॉर्ट्स बेचने लग जाओ, ठीक है, वो भी चीज़ केएलएम कर सकता है। कपड़े में तो इस लाइक कि कोई लिमिट ही नहीं है, आई बिलीव दिस। बट इट्स लाइक मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कुछ भी बेचने लग जाओ, बट लाइक आप ऐसे कपड़े बेचो जो कि हर कोई किसी भी दिन आके खरीद सकता है। उसके लिए आपको एक मौके का इंतज़ार ना करना पड़े कि ये वाला जो कपड़ा है ये इस दिन बिकेगा। लाइक ये एक साड़ी है जो दिवाली पे बिकने लायक है, या फिर एक जो ब्राइडल हमारा जो होता है ना, सो वो उस दिन बिकने लायक है। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मतलब मेरे घर से थोड़ा दूर ना एक स्टोर है जो कि ना क्या करते हैं, एक छोटा ही स्टोर है, बट मैं क्योंकि उनका भी एक बिजनेस है, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हम उसी स्टोर पर जाते हैं, लाइक मैं मेरी मदर जब शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी खरीद रहे होते हैं ना, वी यूजुअली गो टू दैट स्टोर। हालांकि वो सिर्फ इंडियन वेयर बेचते हैं, दे डू नॉट सेल एनीथिंग लाइक शर्ट, और विमेन ही है उनका पूरा। बट हाउ दे हैव कैटेगराइज्ड वो मैं आपको बताती हूँ। सो एज सुन एज यू एंटर द स्टोर, आपको एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पे आपके सिर्फ कुर्ता, कुर्ती और लाइक एक वो नहीं आते हैं बटन वाले कुर्ते भी आने लगे हैं आजकल, वो सब आपको मिलेगा जो आपके डेली वेयर के हिसाब से भी है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रीमियम भी मिल जाएगा। फिर जैसे आप पीछे जाते हो, आपके पूरा साड़ियों का सेक्शन है, वहाँ पे आपको ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल साड़ी देखने मिलेगी। अगेन डेली वेयर भी है और प्रीमियम वेयर भी है। देन उन लोगों ने क्या किया ना, बेसमेंट है उनका एक, बेसमेंट में जैसे आपके घर में शादी है, जैसे लाइक मेरे ही किसी बहुत क्लोज की शादी है तो मुझे हैवी चाहिए, वहाँ पे फिर उन्होंने पूरा हैवी को कैटेगराइज किया। वहाँ पे सिर्फ शादियों वाले की शॉपिंग होती है या दिवाली वाले की शॉपिंग होती है। फिर उससे भी नीचे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा ब्राइडल मिलेगा, यानी जो दुल्हन लहंगा पहनती है वो मिलेगा आपको बस। तो आप देख रहे हो एक ही बिल्डिंग में उनका पूरे साल चलने वाला सेक्शन भी है, कभी कभी चलने वाला भी है, और वो लोग इतना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं ना, क्योंकि उनकी शॉप हर बार मैं जाती हूँ ना भरी भी मिलती है, जितना हम कह सकते हैं लाइक लेवल अप होती जा रही है हर साल। बेटर एंट्रेंस हो गया है, अभी उन्होंने एक्सपैंड भी कर लिया है। तो इट्स लाइक दैट। मैं बस ये चीज़ कह रही हूँ कि वो जो उनका सबसे नीचे है ना, वो उनका एक्स्ट्रा स्पाइस है। जब शादी होंगी तो लोग सबसे नीचे वाले में भी जाएंगे, सबसे नीचे वाले फ्लोर में भी जाएंगे, और जब आपके डेली रूटीन के जो कपड़े हैं ना वो आपको फर्स्ट फ्लोर में मिल रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में मिल रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट वहाँ पे भी बिक्री हो रही है, वहाँ से भी वो लोग कमा रहे हैं, और फिर एक्स्ट्रा स्पाइस तो है ही। तो यही कुछ है जो मैं साइड सेल्स के लिए भी थोड़ा सा सोचती हूँ। मैंने बहुत बेसिक बेसिक मतलब एग्जाम्पल दे के कोशिश किया समझाने का। हालांकि ये फ्यूचर है, FY25 जैसा साल फिर से आएगा, फिर कंपनी क्या करेगी, आई वॉन्ट टू नो दैट। अभी से अगर थोड़ा सतर्क हो जाए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके कंसर्न लेके इसके लिए प्रिपेयर कर लेना, अगर आई बिलीव कला मंदिर विल बी अ ब्रांड विच विल बी नोन बाय एवरी इंडियन, अगर इसका पोटेंशियल ठीक से यूज़ किया जाए। इसलिए कि पोटेंशियल बहुत है इनके बिजनेस में, बट ये ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे, मुझे ऐसा फील होता है। दिस इज़ माई कंसर्न ओनली। बाकी कॉन कॉल पढ़ के भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील आया कि हाँ कंपनी ने काफ़ी जगह फैक्ट्स के साथ बात की है, और काफ़ी जगह बताया है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ हम फ्यूचर के लिए प्लान करें। एबिडा के लिए वो लोग 18-20 उन्होंने बताया, और
एक वो 130 CR वाला इन्होंने एक्सप्लेन किया, 7.5 इन्होंने इस क्वार्टर का किया है वो इन्होंने बताया। तो आई लाइक दैट कि इन्होंने लॉजिकली फैक्ट्स के साथ में एक्सप्लेन किया है। और अभी तो सीज़न है, Q2 Q3 इज़ देयर मेन सीज़न, तो यहाँ पे तो गुंजाइश ही नहीं कि लॉस कर दे या फिर अच्छा ना चले इनका बिज़नेस, क्योंकि पिछले साल जो नहीं किया वो भी रिकवर करना है, तो इस बार मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं। और वैसे भी इन्होंने बता दिया कि इस बार के लिए हम रेडी हैं, और आई रियली होप इस बार ये अच्छा परफॉर्म करें। बाकी Q2 का मुझे वेट है, एंड आई विल ट्राई टू जॉइन द कॉन कॉल, एंड बाकी देखते हैं Q2 में लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड द कंपनी इज़ एज वेल। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक, आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना कंपनी कर सकती है। कॉन कॉल पढ़ने के बाद में क्या आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिले और क्या आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिले, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं पकड़ पाई और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है ड्यूरिंग दिस कॉन कॉल। और कॉन कॉल ज़रूर से पढ़ना, मुझे बताना क्या क्या चीज़ें आपको मिली और अभी तक रिसर्च करने के बाद में आपको क्या क्या कंपनी के बारे में नया पता चला। प्लीज़ डू लेट मी नो। और कैसे लग रहा है आपको वीडियो वो भी ज़रूर बताना, क्या मुझे चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, और आई नीड टू चेंज समथिंग। सो प्लीज़ लेट मी नो। सो राइट नाउ अभी साई सेल्स के लिए मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। बाकी साई सेल्स के बाद कोई नया अपडेट आता है आई विल शेयर विद यू, और बिजनेस मॉडल्स हमारे आते रहेंगे, नई नई कंपनी में लाती रहूँगी, और साई सेल्स का हम Q2 के बाद में और एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी ने क्या किया। So till then, do your own research and I will see you in the next video. Thank you so much.